प्रेम को कभी मत खोना पार्थ, जिसने तुम्हारे तन से ज्यादा मन से प्यार किया हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 09 यानी कि 9 लेके आऊँ, जिसमें मैं आप लोगों के बीच में टोटल 120 प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा और गणित और विज्ञान के सारे क्वेश्चन यानी 40 को मैं डिस्कस करूंगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के चैनल ऑल द बेस्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसमें प्लेटफॉर्म बुक का सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं और साथ में एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे जीके जीएस का हो, सारे क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बताता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, इसमें आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ 30 क्वेश्चन जो होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन जो आप लोगों को वो हिंदी होंगे। टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होंगे। ये 30 क्वेश्चन आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो इसमें से केवल आप लोग इसका 30% मार्क्स लाना है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका 30% निकालते हो तो 9 मार्क्स, दोनों को मर्ज करके अगर 9 मार्क्स लाते हैं तो आप लोग का क्वालिफाई कर गए। क्लियर है। इसके बाद 40 मार्क्स का जो पेपर होगा आप लोग का जीएस का होगा, जिसमें आप लोग को बिहार का कुछ करंट अफेयर साथ में जीके जीएस मिलेगा। आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन 110% मिलेगा। उसके बाद आप लोग का साइंस का क्वेश्चन मिलेगा लगभग 5 या 6। फिर उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप लोग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप लोग करंट अफेयर का मिलेगा। इस टाइप से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मिलने का संभावना रहता है। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन फ्रेम किया था। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं जो सेट में सारे को बता दूंगा। इसके बाद आप लोग का अगर मैथ साइंस का बिलोंग्स करते हैं तो आप लोगों को 40 मैथ्स का क्वेश्चन होगा, 40 साइंस का क्वेश्चन होगा, टोटल 120 का क्वेश्चन होगा। आप लोगों का जो मेरिट बनेगा 120 में बनेगा। क्लियर है। और 30 में केवल क्वालिफाई कीजिए। देख सकते हैं क्वालिफाई क्वेश्चन किस टाइप से आता है। मेरा मेन मोटो आप लोग के बीच में 120 क्वेश्चन को बताना। तो चलिए 120 क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और जो भी पढ़े होंगे सारी चीज़ को मैं इस स्तर पर रिकॉल करवा दूंगा। अगर आप लोग लास्ट टाइम भी कर लेते तो बहुत ही फायदेमंद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नो, त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, अगर भारत के आप लोग मैप बनाते हैं तो आप लोगों को पता भारत में कुल 4 स्टेट ऐसे हैं। देखिए आप लोग बनाए होंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, इसमें 4 स्टेट ऐसे होते हैं आना मामी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये ऐसे होते हैं जो कि म्यांमार की सीमा को टच करता है। यहीं पे आप लोग को होता है आपत्रिम मैं याद करता या अमेत्री। ये आस हो गया। देखिए मैं स्टेप से याद कर, आस होता है असम, में से मेघालय, ती से त्रिपुरा होता है। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग त्रिपुरा की सीमा जो होता है ना, वो असम और मिजोरम को टच करती है। किससे टच करती है? असम। देखो ये असम हो गया, अमी से मिजोरम हो गया, अमेत्री से याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो त्रिपुरा की सीमा किसको टच करती है? असम और मिजोरम को। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो असम और मिजोरम कहाँ लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर कोई बात करना चाहता है किस स्टेट को टच करती है, तो असम और मिजोरम को। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करना चाहते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है, तो याद रखिएगा यह बांग्लादेश को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? बांग्लादेश को स्पर्श करती है। क्लियर है। चलिए, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बांग्लादेश की सीमा जो है टोटल देखिए आप लोग हिस्ट्री को याद कर लिए। ममता, आप लोग जानते हो बांग्लादेश के मुख्यमंत्री को ना, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी अगर आप लोग लिखते हैं तो सारी चीज़ को आप लोग कन्फर्म। देखिए एम से हो गया आप लोग का मेघालय, ए से हो गया असम, एम से हो गया मिजोरम, टी हो गया त्रिपुरा, ये और बी से बंगाल। ये सारे जो स्टेट में बताऊँ सारे स्टेट बांग्लादेश को सीमा को टच करता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या लिख रहा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका एक ट्रिक है मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। इसका ट्रिक को याद कर ले, गुराम छजा पत्रिम। इस टाइप से आप लोग याद करें तो डायरेक्टली सीक्वेंस वे में आप लोग याद कर सकते हैं। गुराम छजा पत्रिम। अब चलिए मैं सारी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए गु से क्या होता है? गुजरात हो गया, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम होगा, ती से त्रिपुरा, माँ से मिजोरम। यानी ये टोटल 8 स्टेट ऐसे होते हैं जिससे कर्क रेखा पार करती है। क्लियर, यानी स्पर्श करती है। और राजधानी की बात करना चाहते हैं तो झारखंड की राजधानी ये रांची से पास करती है। झारखंड की राजधानी रांची से ये पास करती है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग गुजरात को भी टच कर रही थी, छत्तीसगढ़ को भी, झारखंड को भी। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहिए उत्तर प्रदेश को टच
नहीं करती है। तो यहाँ पूरा किसको टच नहीं करती, तो उत्तर प्रदेश को, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो केवल नंबर 3 को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता होगा। देखिए अगर हो सब थोड़ा सा देखिए, भारत का अगर आप लोग मैप बनाते हैं तो आप लोगों को पता है समुद्री तट, सबसे पहले समुद्री तट वाले स्टेट का नाम याद कर लिए। देखिए इसके लिए मेरा टिक है, देखिए GMG याद कर लिए। G फॉर गुजरात, M फॉर महाराष्ट्र, फिर G फॉर गोवा, GMG यानी K फॉर कर्नाटक, K से केरल। ये आप लोग का हो गया पश्चिमी की तरफ हो गया। ठीक है, इधर में आप लोग याद करिए बोट, BOAT, बोट यानी होता नाव चलना, जो कि चलता भी है, BOAT। B से बंगाल, O से उड़ीसा, A से आप लोग का आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। इससे आप लोग कर सकते हैं। अब बोला किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य का सबसे लंबा होता है, यानी गुजरात को, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं C को क्लिक कर सकते हैं। तो गुजरात राज्य का सबसे लंबा होता है। क्लियर है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गुजरात की तट देखिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जो होता है वह 7516.6 किलोमीटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, जिसमें कि इसमें गुजरात की बात करना चाहते हैं, यानी गुजरात, देखिए गुजरात लिखना है, गुजरात अकेले 1214 किलोमीटर इसका स्पर्श करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, और विश्व का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य देश बोलते हैं, विश्व की बात करना चाहते हैं देश में, तो वह कनाडा होता है। क्या होता है, कनाडा होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोग को भारत के तट रेखा वाला राज्य भी बता दिया हूँ, ट्रिक से बता दिया, GMG BOAT। और विश्व का सबसे ज़्यादा कौन होता है, कनाडा होता है। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अंडमान द्वीप समूह को कुल 4 भागों में बांटा गया। इससे पहले आप लोगों को मैं बताना, देखिए अंडमान द्वीप बनाएगा ना, तो इस टाइप से आप लोगों को कुल 4 द्वीपों में बांटा गया, जिसमें से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे उत्तरी द्वीप, देखिए सबसे ऊपरी वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी अंडमान। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। देखिए मैं लिख दिया, तो सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं उत्तरी अंडमान बोलते हैं। आई होप पढ़े होंगे। इसके बाद होता है मध्य अंडमान। देखिए इसके बाद वाला जो बीच में होता है उसको बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं, मध्य अंडमान बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक होता है दक्षिणी अंडमान। देखिए ये होता है आप लोग का दक्षिणी अंडमान होते हैं। और सबसे जो लास्टली होता है उसे बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो याद रखिएगा लिटिल अंडमान में सबसे दक्षिण में लिटिल, यानी सबसे दक्षिण में क्या होता है, तो लिटिल अंडमान होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन बोला सबसे दक्षिण में कौन होती है, तो लिटिल अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और सबसे उत्तर में बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान, बीचों बीच, मध्य, फिर दक्षिण, फिर लास्ट में क्या होता है, लिटिल अंडमान। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर लीजिए। क्लियर है, अब देखिए याद रखिए उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 10 डिग्री जो चैनल होता है वह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। यानी कि जो देखिए ये 10 ये था और ये था, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। वो अंडमान को देखिए सबसे पहले उत्तरी था, इसका क्या था, मध्य था, और ये क्या था, दक्षिण था। तो यानी मध्य अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार की नई राजधानी जो बनाया, पहले था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे काफ़ी मजे से, तो श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्लियर, ये भी आप लोग याद रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, कौन सी परियोजना सोन नदी पे स्थित है। काफ़ी मोहब्बत वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए कौन सी परियोजना सोन नदी पे है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बांध सागर परियोजना। बांध सागर परियोजना जो होता है वह सोन नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है, सोन नदी पे स्थित है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। बातें करना चाहते हैं बोन सागर परियोजना, तो फ्रेंड्स याद रखिए बोन सागर परियोजना जो होता है वह देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये यूपी से बिलोंग्स करती है। क्लियर है, उसके बाद देखिए MP यानी मध्य प्रदेश से बिहार में अगर आरा आप लोग पार करते हैं तो वहाँ से आप लोग इसको पास करते हैं, या फिर डेहरी ऑन सोर। क्लियर है, तो ये आप लोग पार कर सकते हैं। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं गांधी सागर परियोजना, तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ गांधी सागर परियोजना जो पार करती है वह चंबल नदी पे। कहाँ करती है, चंबल नदी पे। ठीक है, बातें करना चाहते हैं जवाहर सागर परियोजना, तो ये भी आप लोग का चंबल नदी पे स्थित होता है। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोपेन के जलवायु के अनुसार पे तमिलनाडु के कोरोमंडल में कुछ AS क्या पाया था, AS, तो AS जलवायु पाई जाती है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, और ये जो होता है ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, देखिए भारत का सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिए ये जो स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ किया गया था, दार्जिलिंग में। डेट के साथ अगर बात करना चाहते तो 1897 में की गई थी, 1897 में की गई थी। क्लियर है,
चलिए, और दूसरा की बात करना चाहते हो तो शिव समुद्रन हो गया। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं लोकतक। तो फ्रेंड्स याद रखें, लोकतक झील कहाँ पे थे? मणिपुर में। कहाँ पे? ये मणिपुर में, मणिपुर में। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मन के सहयोग से हुआ था? तो इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक देता हूँ। देखिए, एक ट्रिक था। देखिए, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर ले। बीरू भीरू, आप लोग बोलिए मेरे साथ, बीरू भीरू राज दुब्बे, बीरू भीरू राज दुब्बे। अब यहाँ से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए, 20 होता है बोकारो, तो बोकारो संयंत्र की स्थापना जो हुआ था रूस से होता है, रूस की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था? रूस। 20 होता है भिलाई, तो भिलाई की भी सहायता किसकी सहायता? रूस से, रूस हो गया। रास होता है रावल किला, तो रावल किला का स्थापना जो हुआ था जर्मनी की सहायता से हुआ था। किससे हुआ था? जर्मन। और दूस होता है दुर्गापुर, तो बेस होता है ब्रिटेन से होता है। आई होप आप लोगों को पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ बोला निम्नलिखित में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी है? तो आप लोग अगर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जर्मनी, तो जर्मनी की सहायता से किसका होता है? रास। रास से क्या होता है? रावल किला। क्या होता है? रावल किला। तो रावल किला का हुआ था जर्मनी की सहायता से। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के सामने नहीं दिया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बाकी वही आप लोग को बोलते हैं बोकारो, तो बोकारो का स्थापना रूस से हुआ था, भिलाई का रूस से हुआ था, वही रावल किला जर्मनी से, और दुर्गापुर का किससे था? ब्रिटेन से। तो अगेन आई रिपीट, दुर्गापुर का किससे था? ब्रिटेन से। बोकारो का रूस से था, भिलाई का भी रूस से था। लेकिन यहाँ पे जर्मनी की सहायता से किसका हुआ था? एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। तो रावल किला था। क्या था ये? रावल किला। तो याद रखिएगा, रावल किला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। क्लियर है। चलिए, और दुर्गापुरा की भी स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो का जो हुआ था ना, बोकारो का जो हुआ था फ्रेंड्स, याद रखें, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो था वह 1964 में हुआ था, जो कि तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था रूस की सहायता से। आई होप पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? देखिए, सबसे पहले बंदरगाह, तो याद रखिए पारादीप बंदरगाह जो है ना आप लोग का उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? ये उड़ीसा राज्य में। क्लियर है। और याद रखिए, एक प्रकार की प्राकृतिक बंदरगाह। क्या है ये? प्राकृतिक बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर गहरा एवं लैगून दस्तित बंदरगाह। आई होप आप लोगों को मैं बताया था। क्लियर है। चलिए, वही बातें करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तमिलनाडु वैसा कुछ तो है नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कैमी आवाज पत्र आरंभ किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है किसने कैमी आवाज पत्र आरंभ किया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कैमी आवाज एक उर्दू पत्र था जिसे किसने आरंभ किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर अगर जाना चाहता है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और आई थिंक ये लगा था 1937 में किया, आई थिंक नहीं कन्फर्म है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा था? अल हिलाल। शायद अल हिलाल आता है, तो अल हिलाल का जो हुआ था ना वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करवाया था। क्लियर है। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया था? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जन गण मन जो भारत की एक राष्ट्रीय गान है, जिसे पहली बार जो गाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रेंड, ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। जो कि इस समय जो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर थे। ये भी याद रखें, इस समय अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखें पंडित विशन थे शायद। हाँ, पंडित विशन नारायण धर थे। ये आप लोग किसी भी हाल में याद कर ले, पंडित विशन नारायण धर थे। इस समय याद आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ। इसे याद रखिएगा, इसे 24 जनवरी, देखिए मैं लेता हूँ, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जन गण मन को जो लिखा गया है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्लियर है। और भारत के राष्ट्रीय गान की पंक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारत भाग्यो विधाता से लिखे। भारत भाग्यो विधाता से लिखे। क्वेश्चन आता है एक किससे ली गई थे? तो याद रखिए भारत भाग्यो विधाता। देखिए मैं लिख दिया हूँ, भारत भाग्यो विधाता से। ये क्वेश्चन पूछता है, भारत भाग्यो विधाता से ये ली गई है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जन गण मन पहली बार, देखिए मैं लिख देता हूँ, जन गण मन पहली बार जो है 1905 में तत्वोधनी पत्रिका में एक अंक में प्रकाशित की गए थे। क्लियर है। फिर उससे फाइनल 1911 दिसंबर 1911 यानी कि था 27 दिसंबर, देखिए मैं लिख देता हूँ, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और गाने वाली थी रविंद्रनाथ टैगोर की शायद ये भतीजी थी, सरला देवी चौधरानी थी। ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं 1896 से, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम का आप लोग अर्थ जानते होंगे। वंदे मातरम का अर्थ होता है
वंदे मातरम का अर्थ होता है फ्रेंड्स, वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था वो 1896 में गाया था और इसका रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये जो उपन्यास जो था ना वो आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया था, क्लियर है। और इसे भी फाइनल तभी 24 जनवरी, देखिए मैं देता हूँ 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया था, क्लियर है। बात करना चाहते हैं 1905 का, तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो अभी फेमस था, वो आप लोग का बंगाल विभाजन से संबंधित था, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा, तो लिख रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव का नाम था A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिए इसका स्थापना जो हुआ था आप लोग को पता होगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। होने में कहा था ये पुणे में, लेकिन ये बॉम्बे में हुआ था क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैल चुका था, क्लियर है। चलिए अब याद रखिए पहला जो बैठक हुआ 28 दिसंबर 1985 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक चला था, क्लियर है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, जो कि फ्रेंड A.O. ह्यूम जो थे इंडियन सिविल सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी थे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स ये आंसर नहीं बल्कि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कुल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। सबसे पहले बार बने थे 1886 में, ठीक है। उसके बाद जो बने थे वो 1893 में बने थे और एक बने थे 1906 में। ये तीनों डेट को याद रखिएगा। तो 1896 में जो बने थे वह कलकत्ता अधिवेशन में बने थे, यहाँ भी ये भी याद करें 1896 में जो बने थे वह कलकत्ता अधिवेशन में थे। 1893 में जो बने थे वह लाहौर अधिवेशन में थे। फिर 1906 में जो बने थे वह कलकत्ता अधिवेशन में बने थे, क्लियर है। और 1906 के अधिवेशन में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था, यानी स्वराज शब्द का जो यूज किया था, मांग जो किया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया था, क्लियर है। चलिए अब पहली बार 1886 में। बातें करना चाहते हैं इसमें और कुछ है क्या वैसा? नहीं। तो इसमें एक फिरोज शाह मेहता भी है। तो फिरोज शाह मेहता को ना 1890 में, हाँ 1895 इस तरफ से मैं याद करता, 1890 में कलकत्ता अधिवेशन, मैक्सिमम तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो याद रखें कलकत्ता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं सारी चीज़ों को मैं पूरे विस्तार से बता दिया हूँ, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए कांग्रेस शब्द जो दिया था, कांग्रेस का था द ग्रुप ऑफ पीपल, और इसका शब्द दिया था दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, क्लियर है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा इतना जानने में। चलिए वैसे आप लोग सब जानते होंगे, मैं रिकॉल केवल करवा रहा हूँ। देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का बोरा, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय का नाम था M.N. रॉय थे। क्या थे? M.N. रॉय थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं M.N. रॉय का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है मानवेंद्र नाथ रॉय। देखिए मैं लिख देता हूँ मानवेंद्र, देखिए मैं लिख देता हूँ मानवेंद्र नाथ रॉय थे। ये आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय थे, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य थे, क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में तो ये नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय को कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। याद है सर शंकर नायर थे, क्लियर है। अब देखिए इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए जो आंसर जो है उसको मैं इससे किया, बाकी को इससे फैक्ट्स बता। देखिए इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, जो किसे अंग्रेजों के द्वारा मिला था, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, क्लियर है। और इसके साथ साथ और भी कोई था क्या? नहीं, एक था पंडित जवाहरलाल, फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी को 1915 के समय में जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, तो उन्हें भी एक उपाधि मिला था, केसर हिंद की उपाधि मिला था। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद उसे वापस किया था, क्लियर है, याद रखिएगा। अब बातें करना चाहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे फेमस है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के नाम था हंटर आयोग था। क्या था ये? हंटर आयोग था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और जो भारत के द्वारा बनाया गया था उसको बोलते तहकीकात कमेटी था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। बात करते शंकर नायर की मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा 1934 में हुआ था, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किए थे, जिससे देखिए तहकीकात जो कमेटी बना था ना, तहकीकात कमेटी बना था ना, वह उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने किया था। इस चीज को भी आप लोगों को पढ़े होंगे, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वर्ष 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना में निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1913 में पटना के अनुशीलन, देखिए अनुशीलन समिति की जो शाखा की स्थापना किया गया था वह सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। और वही बात करना चाहते हैं बाबाजी ठाकुरदास के बारे में। तो याद रखिए बाबाजी ठाकुरदास ने वर्ष 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किया था, क्लियर है। और बात करना चाहते हैं, इसमें एक पत्र निकला था द मदरलैंड। तो याद रखिए द मदरलैंड समाचार पत्र जो लिखा गया था मजहरूल हक द्वारा 1921 में निकाला गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली में शहीद हो गया। देखिए सिवान के बारे में बोला, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था इसका राइट आंसर होगा 46 का राइट आंसर फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव होगा। क्या होगा, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोली से शहीद हो गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। देखिए बिहार विभूति, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है बिहार के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, क्लियर है, अनुग्रह नारायण सिंह को। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे एक स्टेशन का भी नाम रखा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या नाम है उसका, अनुग्रह नारायण सिंह के एक औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद जो स्टेशन है ना, आप लोग देखे भी होंगे, गए भी होंगे। तो औरंगाबाद स्टेशन का जो नया नाम बदल के रखा गया अनुग्रह नारायण सिंह के रखा गया, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो फ्रेंड्स श्री कृष्ण को किस नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता होगा बिहार केसरी। देखिए बिहार केसरी के नाम से किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होगा बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को कहते हैं, जो कि फ्रेंड्स बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, क्लियर है। यानी भारतीय मुख्यमंत्री देखा है तो ये थे, इससे पहले थे यूनिस थे शायद थे। अब देखिए बात करना चाहते हैं कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिहार के प्रथम कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बात करना चाहते हैं ठाकुर प्रसाद कर्पूरी ठाकुर को, तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में दो चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद है स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना था, ये क्वेश्चन आता है। तो जननायक, सॉरी मैं लिख दिया हूँ गलत, इसे जननायक कहते हैं, क्या बोलते हैं, जननायक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग जानते हैं कौन थे। तो देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अर्थात जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे, और उसे बिहार के द्वितीय प्रीमियर भी कहा जाता था। और वही बात करना चाहते हैं बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करना चाहते हैं, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करना चाहते हैं तो वह अनुग्रह नारायण सिंह थे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, एक इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसे हम लोग क्या बोलते थे, तो याद है इसे जननायक के नाम से उपाधि मिला था, क्या बोला था, जननायक नाम से उपाधि मिला था। और यह फ्रेंड्स बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे लगभग 1970 से 71 के बीच में और 77 से 79 के बीच में रहे थे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसे हाल फिलहाल में यानी कि पिछले साल इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डेट था 23 जनवरी 2024 को। तो याद रखिए इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, जो मैं अप्रोवेशन कर रहा हूँ उस चीज़ को पढ़ लेते तो बहुत सारी चीज़ को आप लोगों को मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया। तो अल्टीमेटली फ्रेंड राज्यसभा के स्थानों का आवंटन अनुसूची, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा अनुसूची के बारे में। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए बात करना चाहते हैं प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी इसके अकॉर्डिंग भारत में 28 राज्य होंगे और 8 यूटी होंगे, क्लियर है। ये हो गया गलत, यानी पहला भी होता। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्तों, यानी कि जितने बड़े पद है उसके वेतन पदों के बारे में डिस्कस किया गया, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं यहाँ पे तीसरी, तो आप लोगों को बता तीसरी अनुसूची में जो बात किया गया महत्वपूर्ण पदों की शपथ, देखिए शपथ की बात करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण पदों की शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप तैयार करती है, क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं पाँचवीं के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखा है ना तो यहाँ बोला
राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, तो यहाँ पे देखा तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो किया गया ना भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? चौथी अनुसूची में किया गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था, तो चौथी अनुसूची में किया गया। क्लियर है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी बंटवारा जो किया गया या फिर सीटों का जो बंटवारा किया गया भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया। इस चीज को याद रखिए। क्लियर है? और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ मूल संविधान में, यानी कि मूल संविधान जो आप लोग का 26 नवंबर 1949 के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कुल अनुसूची की संख्या 8 थी। कितना थी? 8 थी। और वर्तमान समय कुल कितना हो गए? 12 हो गई है। तो याद रखें 9वीं अनुसूची को जो जोड़ी गई थी वह 1951 में जोड़ी गई थी, वही 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह 1985 में जोड़ी गई थी, 11वीं को जो जोड़ी गई थी 1992 में जोड़ी गई थी, वही 12वीं अनुसूची को भी 1992 में जोड़ी गई थी। सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का भारतीय संविधान किस भाग में जिक्र किया गया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात को उल्लेख जो किया गया भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में डिस्कस किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, भाग नंबर 17 में डिस्कस किया है। क्लियर है? याद रखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करना चाहते हैं आर्टिकल के, तो देखिए इसका आर्टिकल की बात करना चाहते हैं, आर्टिकल नंबर 343 है, आर्टिकल नंबर 343 में डिस्कस किया है। क्लियर है? मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाग नंबर 17 जो है ना वो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक है, 343 से 351 तक है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए ये देखिए मैं लिख देता हूँ 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। क्लियर है? अब देखिए बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 15, तो आर्टिकल नंबर भाग नंबर जो 15 जो है ना आप लोग को जानते हो भारत में सबसे फेमस क्या चला? निर्वाचन आयोग। तो देखिए निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है यानी निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल होता है आप लोग पढ़े भी होंगे, आर्टिकल 324 से शायद 329 तक होता है। तो इसका जो संबंध होता है निर्वाचन आयोग का संबंध भाग नंबर 15 से होता है। क्लियर है? और इसमें याद रखिए अभी भारत में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है ये? ज्ञानेश कुमार है। इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लायक नहीं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर नहीं है आप लोग आएगा। चलिए अब आ चुका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। देखिए 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2, ये भी जो भी है इसके एलसीएम निकालना। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन में आप लोग का एलसीएम निकालने देता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? देखिए एलसीएम देखिए कुछ नहीं करना। देखिए 2 है 2, तो 2 का देखिएगा सबसे न्यूनतम पावर कौन है? तो मैक्सिमम पावर का यहाँ पे 4 है 2, तो मैक्सिमम पावर 4 हो गया। अब बात करना चाहे 3 का मैक्सिमम पावर 6 है या 4 है तो 6 लिख देंगे। 5 का मैक्सिमम पावर 3 या 5 तो 5 कर देंगे। अब 7 एक लिखा 7 पर पावर 2, तो ये आप लोग का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुड भाषा में FATE को 61205 के रूप में लिखा, तो लीन को क्या? देखिए एफ का क्या होता है 6, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5, तो लीन का लिख रहा है। देखिए LEAN, तो देखिए एल का आई थिंक आप लोग पढ़ेंगे 12 होता है, ई का 5 होता है, एक का 1 होता है, एन का होता है 14, यानी कि 12 51 14, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को सी निकालना था। तो इसमें देखिए 5a माइनस 2b इक्वल टू 0 है, फिर 5b माइनस 5c बराबर 0 है, तो c अनुपात a का वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली इसको निकाल सकते हैं आप लोग या फिर ऑप्शन पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए 5a माइनस 2b है ना, तो 5a माइनस 2b कीजिए तो 5a बराबर क्या होगा 2b होगा। अब यहाँ से क्या करें a बाई बी करेंगे, तो देखिए a बाई बी कीजिएगा ना तो यहाँ पे 2/5 कीजिएगा, क्या कीजिए 2/5 कीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4b माइनस 5c है, तो यहाँ पे बराबर 0 कीजिएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 4b बराबर क्या आ जाएगा 5c आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे bc का रेशियो निकालेगा तो यहाँ 5 बटा क्या आएगा 4 आएगा। आप लोग रेशियो निकालिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे आप लोग का ये b है, तो देखिए a का रेशियो 2 है, b का रेशियो क्या 5 है, फिर देखिए b का रेशियो कितना था 5 था, और c का अगर रेशियो देखें तो 4 है। अब आप लोग निकाल लीजिए ना, तो निकालिए। देखिए 5 दूनी क्या होता है 10 हो गया, a का रेशियो हो गया b, 5 पचे क्या हो गया 25 हो गया c का, तो 5 चौके क्या हो गया 20 हो गया। सॉरी यहाँ पे 5 5 25 भी, यानी 10 25 और 20 होगा, 10 25 और 20 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का सी और ए का, तो देखिए सी का कितना आ रहा है 20 है और ए का कितना है 10 है, तो 20 अनुपात 10 होगा। देखिए 20 अनुपात क्या आया 10 आया, तो 20 अनुपात 10 को निकालेगा ना तो 2 अनुपात 1 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है के अनुपात में, इसलिए 3 साल बाद उसके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो वर्षों में एस की अनुपात क्या होगा? देखिए
कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले इसका अनुपात क्या लिख रहा है 5 और यहाँ पे क्या लिख रहा है 4 है, तो 5x का 4x कर देंगे। यहाँ पे लिखा 3 वर्ष बाद, तो जितना वर्ष बाद रहता है बाद में हमेशा प्लस कर देता है, +3 करेंगे, यहाँ पे +3। इसका अनुपात क्या लिख रहा है 11:9। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू देखिएगा ना तो 6 आएगा। अब और आप लोग एस की वर्तमान आयु, तो फ्रेंड्स एस क्या है 5x था, तो 5 को हम लोग 6 को क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 30 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आई होप बना सकते हैं आप लोग। देखिए एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध मतों में से 7% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। कुछ नहीं करना, डाले गए वोट आगे देखिए कितना 90% है, तो हम लोग 90% ले दिए। क्लियर है। तो वैध मत कितना था, तो 90 का क्या करेंगे 80% निकालेंगे, ये आपका क्या आ गया वैध मत आ गया, यानी कि टोटल 72 आ गया। अब विजेता को प्राप्त क्या है, तो 72 का कितना लिखेंगे 60% लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ निकालिए तो 43.2 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को इसका पूरा लिख रहा है, यानी 43.2% का वैल्यू देखिएगा तो 64,800 लिख रहा है। क्या लिखा है 64,800 लिख रहा। तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 43 इतना का परसेंट का वैल्यू लिख देंगे 64,800, क्या लिखेंगे 64,800। तो हम यहाँ पे 100% का अगर निकालते हैं तो सिंपल वे में अगर आप लोग कीजिएगा तो 15,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी 15 लाख नहीं, यानी कि 1,50,000 आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन अगला आगे देखते हैं। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% के छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अधिक छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपये था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा था। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कितना था, तो 12 के था। चलिए के यानी के हम ले रहे, क्लियर है। अब यहाँ से पहला छूट कितना लिख रहा 25%, तो यहाँ पे 25% छूट देंगे तो 75/100 करेंगे। उसके बाद दिख रहा 15% का एक्स्ट्रा छूट लिख रहा है, यानी 85 बाय क्या लिखेंगे 100। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना तो टोटल देखिएगा तो 7650 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे 3 जीरो भी कर सकते थे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 7650, जो कि ऑप्शन नंबर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ अच्छे हैं, सब बनाइए आप लोग। क्वेश्चन आ गया टाइम मैनेजमेंट का। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले ए का अकेले का, तो लिखा ए अकेले 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए का अकेला कार्य कितना घंटे में करा 40 घंटे में। देन बी, तो बी का देखिए 6 घंटे प्रतिदिन कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी टोटल इसका 60 डेज हो गया, क्लियर है। अब दोनों का मिला के करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर दोनों का कार्य मिला के करेंगे यानी ए और बी का, तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे। आप लोग जानते होंगे ए और बी के द्वारा। तो यहाँ से निकालेगा 0 0 कैंसिल हो, तो टोटल ए और बी मिला के टोटल किसी कार्य कितना घंटा में कर रहा है 24 घंटा में कर रहा। अब आप लोग को लिख रहा है यहाँ पे वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए टोटल कितना था 24 कार्य था, और दोनों मिलकर कितना दिन कर रहे हैं 8 घंटा, तो 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3 दिन आएगा। तो राइट आंसर होगा 3 डेज। जो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। दिए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनना है। देखिए 13, 6, 9 उपयुक्त में से एक से अधिक, तो लुप्त संख्या को चुनना है। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा खुद से, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा जल में साधारण नमक मिलाने पर, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए जल में साधारण नमक मिलाने पर वाष्पीकरण में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए सही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि से भी होती है, जल के तापमान से भी होती है, तो ऑप्शन देखा तो 1 2 3 तीन हो गया, यानी 1 से अधिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला, देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला जो पहला कारण होता है वह टेम्परेचर होता है। क्या होता है ये टेम्परेचर होते हैं, उसका ह्यूमिडिटी होता है यानी कि आर्द्रता भी होते हैं, फिर आप लोग का वायु का वेग भी होता है, ये सारे चीज़ होते हैं, क्लियर है। चलिए और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक करें, याद रखिए ना जल में अगर साधारण नमक मिलाने पर जल का जो गलनांक होता है ना ये गलनांक घट जाता है। याद रखिए गलनांक क्या होता है फ्रेंड घट जाता है, गलनांक क्या होता है घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा तत्व समूह 1A के आवर्त सारणी समान आवर्त में आता है। देखिए 1A के बारे में हो रहा, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 1A में आप लोग जानते हैं हे ली ना करो रब से फरियाद। देखिए हे ली ना, देखिए याद कर हे ली ना करो रब, हे ली ना करो रब से फरियाद। आई थिंक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पहला जो आता है समूह 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आते हैं, क्लियर है। और वही इसमें देखिए
क्या बोल रहा है, कौन सा तत्व के समान वर्ग में आता है? तो देखिए लिथियम तो आप लोग आएगा नहीं, तो इसको ऑप्शन ए को कैंसिल कर सकते हैं, कॉपर भी ना कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, हे लीना करो रब से फरियाद। अब देखिए 1A जो आता है, देखिए जो समूह 1A आता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु के, सॉरी क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटर बोलते हैं। क्लियर है, नहीं ना, अल्कली अर्थ मेटर सेकंड, इसको बोलते हैं अल्कली मेटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। तो याद रखें, क्षारीय धातु इससे बोलते हैं, क्षारीय धातु। अगेन आई रिपीट, क्षारीय धातु में कौन कौन आता है, हे ली ना करो रब से फरियाद आता है। क्लियर है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखें, इसकी जो प्रकृति होती है, यानी तीनों का प्रकृति जो भी मैं बता रहा सारी का प्रकृति काफ़ी मुलायम होते हैं, इसलिए से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्लियर है, वही सेकंड वाले जो होता है ना, बेगम के सर 12, तो देखिए बेगम यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम होता है, इससे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है, और ये इसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड को क्लिक करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, भोजन में किसकी उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भोजन में स्टार्च, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं, किसका, स्टार्च के लिए। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए, ठोस आयोडीन का रंग, देखिए ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो जो मैं कलर का लिखा हूँ कैसा, ये बैगनी कलर होता है। ठोस आयोडीन का जो रंग होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, और आयोडीन पानी में घुलनशील होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए, और क्या इसमें कुछ है ही नहीं वैसा, है ना। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या कहलाएगा? देखिए, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और बिल्कुल भी घर्षण ना हो ना, तो वह वस्तु कभी भी नहीं रुकेगी। क्या नहीं, घर्षण ना हो ना तो वस्तु कभी रुकेगी नहीं। आप लोग को पता होगा घर्षण के कारण ही कोई वस्तु रुकता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, और याद रखिए घर्षण बल जो होता है ना, आरोपित बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। और याद रखिए, घर्षण बल जो होता है ना, अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं, एफ इज डायरेक्टली म्यू बाय आर होता है। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और अफ्रीका को पृथक करते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो नहर होता है उसे बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को स्वेज नहर बोलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो किया था ना, वह इसका मैं रुक बताता है। सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था, देखिए इसका जो निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था। याद रखिए, इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। क्लियर है, चलिए, और बात करना चाहते हैं पनामा नहर का। तो उत्तरी अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो अलग करता है, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे एक उत्तरी अमेरिका होता है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका होता है, तो ये दोनों को अलग कौन करता है? पनामा नहर करता है। और वही एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? स्वेज नहर करता है। क्लियर है, चलिए, और कील नहर कहाँ है? तो जर्मनी में। कहाँ पे? ये जर्मनी में। तो सारी चीज़ों को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से पढ़ सकते हैं। वही बात करना चाहते हैं स्वेज नहर को। तो फ्रेंड्स याद रखें, स्वेज नहर जो होता है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी आप लोग पढ़ाए थे मैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ता है, याद कर लिएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बता रहे हो। ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है ना, स्वेज नहर किसको किसको अलग करता है, देखिए सॉरी किसको किसको जोड़ता है, तो याद है पहला होता है भूमध्य सागर। देखिए भूमध्य सागर जो कि मेरा नाम ही है, तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल। ठीक है, याद रखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। क्लियर है, और वही अलग किसको करता है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1869 में हुआ था। क्लियर है, वही फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने किया था। क्लियर है, चलिए, कहाँ पे? मिस्र में। ये कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? तो अल्टीमेटली फिर बहुकोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो एग्रीकस, देखिए एग्रीकस जो होता है ना, एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर है, चलिए, बातें करना चाहते हैं कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। बातें करना चाहते हैं, देखिए कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में होता है जीवाणु कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया हो गए हैं, प्रोटोजोआ हो गए हैं, ये सारे होते हैं एक कोशिकीय जीव आता है। क्लियर है, अब बहुकोशिकीय में पौधे होंगे, एंजियोस्पर्म, कसी, सारे उसमें आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व देता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे भोजन में जो कॉफ़ी होता है, चाहे पालक होता है, प्याज होता है, ये चाय, ये जो है ना सबसे देखिए क्लोराइड, सोडियम या फ्लोराइड। तो आप लोगों को बताएं, ये सारे जो ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो फ्लोराइड देता है। क्या देता है? ये फ्लोराइड। तो याद रखिए, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय जो है ना, ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड तत्व देते हैं। क्या देते हैं? ये फ्लोराइड देते हैं। क्लियर है, चलिए, बातें करना चाहते हैं यहाँ पे, बस काफ़ी इतना ही इसमें। चलिए,
द्रव में पूर्णतः या अधिकांश रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर, देखिए क्या लिख रहा है, ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित बल के द्रव के भार के बराबर होता है। यह किससे संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये जो नियम दिया था आर्किमिडीज का सिद्धांत का है। किसका? ये आर्किमिडीज का। देखिए मैं लेता हूँ, यह जो था आर्किमिडीज का सिद्धांत से होता है। किससे होता है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत से होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और उत्प्लावन बल जो होता है ना वस्तु के भार को घटा देता है। ये भी आप लोग को ध्यान में होगा और आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए देखता हूँ ऑप्शन क्या क्या लिख रहा है इसमें, देखते हैं उसके बारे में रिकॉर्ड। देखिए तो इसका राइट आंसर हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर है? आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे यूनान के रहने वाले थे। क्लियर है? वही बर्नौलिस के थ्योरम भी आप लोग पढ़े होंगे, जो छप्पड़ जो फट जाता है तो ये बर्नौलिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो और वही बात करना चाहते हैं पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम पे जो आधारित होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकता है, फिर हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। ये सारे आप लोग जो बात करना चाहते हैं पास्कल के नियम पे आधारित होता है। चलिए, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका भी वर्तमान में भी वही है, तो आर दिनेश हो गया। कौन? आर उदेश। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील, तो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका याद है कि अमरेंदु प्रकाश है। कौन? ये अमरेंदु प्रकाश है। क्लियर है? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। क्लियर है? और बात ही करना चाहते हैं सेल की स्थापना कब हुआ था, तो अल्टीमेटली पता होगा आप लोगों को 24 जनवरी को हुआ था, शायद 24 जनवरी, हाँ 24 जनवरी 1973 को हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म में ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता था? तो याद रखिएगा इसमें जो जीता द एलिफेंट भी स्पर्श जीता था। ठीक है? और याद रखिएगा अभी नेशनल अभिनेता का जो अवार्ड्स मिला, यानी नेशनल एक्टर्स अवार्ड जो मिला ना, भारत के शाहरुख खान को मिला। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, शाहरुख खान को मिला। काफ़ी फेमस क्वेश्चन होगा, मे भी पॉसिबिलिटी इस साल आ सकता है। शाहरुख खान को मिला। क्लियर है? जवान मूवी के लिए। नौ स्थापित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए मध्य प्रदेश में कुल 7 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। क्लियर है? जो कि पहला आप लोग को हो गया, पहला कान्हा बाघ अभ्यारण्य, सेकंड पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, फिर संजय बाघ हो गया, लास्ट में वीरंगना दुर्गावती। टोटल कितना हो गया? तो टोटल आप लोग का हो गया यहाँ पर कितना हो, 54 हो चुका। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आप लोग का गणित और विज्ञान में क्वेश्चन किया गया। तो यहाँ तक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैथ्स का मैं ऑपरेशन करूँगा, देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। क्लियर है? देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले यहाँ क्या लिख रहा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर। तो देखिए ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग, तो ये आप लोग का इसी के अंदर एक वर्ग मैं खींच दिया हूँ। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब बोला इसके क्षेत्रफल, इसका मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग फ्रेंड्स इस टाइप से खींचे। ये क्या हो गया आप लोग को पता होगा, देखिए क्या लिखा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, तो इसका वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले वर्ग का सबसे पहले ये क्या, इसका रेडियस डायमीटर हो गया है ना। तो देखिए तो इसका डायमीटर जो होगा, यानी कि देखिए वृत्त का जो डायमीटर है वही आप लोग देख सकते हैं वर्ग का क्या हो रहा है, व्यास विकर्ण हो रहा। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है सबसे पहले वर्ग का वृत्त का जो व्यास होता है 2r होता है, यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या दे रहा केवल r दे रहा था, तो यहाँ पे इसका डायमीटर अगर निकालिए ना तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है? और ये 28 जो बराबर किसका हो रहा है, वर्ग के विकर्ण का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, √2a होता है। क्या होता है, √2a। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या लिखे 28 से मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, डिवाइड में। अब यहाँ से रेशनलाइजेशन अगर आप लोग करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 28 बटा यहाँ पे कीजिएगा ना तो 28 √2 बटा √2 इंटू √2 क्या हो 2, तो यहाँ पे करेंगे तो 14 √2 आएगा। क्लियर है? अब इसका क्षेत्रफल निकाला, यानी a का वैल्यू आ गया 14 √2। अब इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना लाए थे 14 √2, तो 14 √2 इंटू 14 √2 करेंगे। अब देखिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई किए 196 आ गया, √2 इंटू √2 केवल 2 होता है, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए निम्नलिखित में जो डाटा दिया है इसका माध्यिका निकालना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए क्या निकालना, माध्यिका। तो माध्यिका का निकालने के लिए बोलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पद आप लोग को दिया सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग सजाने का कार्य कीजिएगा। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए तो मैं डायरेक्टली लिख देता, सबसे पहले आएगा 2/7 आएगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/3, फिर 1/2 कीजिएगा, फिर 5/8 कीजिएगा, फिर यहाँ पे 3/4 कीजिएगा। क्लियर है? ये आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब देखिए एन का संख्या गिने 1 2 3 4 5 है, तो 5 रहेगा ना, तो
जिसका फार्मूला था 5 है तो उसमें एक जोड़ दिए, 5/1 6 हो गया, इसको हाफ से डिवाइड करें 6/2 यानी कि टोटल तीसरा पद दिखेगा। तो तीसरा पद क्या रहा 1 2 3 यानी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1/2 है, 1/2 ऑप्शन में नहीं है तो लास्ट में क्या लगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्यों इसका राइट आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 70 डिग्री सैन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसको फार्मूला में चेंज कर सकते हैं। किस फार्मूला में, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे क्या कीजिए ना, देखिए इसको कुछ मत कीजिए, ये सेक है तो सेक सैन 20 है ना, तो सैन 20 को ही चेंज करने का प्रयास कीजिए। देखिए सैन कॉसेक में चेंज कीजिए, रुकिए यहाँ पे सेक 70 है तो सेक 70 रहने दें, ठीक है। अब सैन 20 है तो इसको कॉस में चेंज किया तो क्या होगा, कॉस आप लोग का 70 होगा, बिल्कुल होगा। फिर कॉस है ना, तो कॉस को हम लोग सैन में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है सैन 70 हो जाएगा। आई होप पढ़े होंगे। और यहाँ पे आप लोग का कॉसेक 70 ही रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग पुट कीजिए, देखिए कॉस 70 इंटू सेक 70, तो यहाँ पे देखिए कॉस 70 को लिख सकते हैं 1/cos 70, यहाँ तो आप लोग लिख सकते हैं ना 1/cos 70 लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या cos 70 है, प्लस सैन 70 को लिख सकते हैं 1/cosec 70 या 1/cosec 70, यहाँ पे ऑलरेडी cosec 70, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, यहाँ का वैल्यू 1 आया, यहाँ भी वैल्यू 1 क्या हो गया 2 आ गया, तो राइट आंसर करेंगे तो 2 आ रहा, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, देखिए क्या किए, देखिए यहाँ पे सैन जो देखिए सबसे पहले सेक 70 था तो सेक 70 रहने दी, आई होप क्लियर हुआ होगा। सैन 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे cos 20 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है cos a बराबर होता है cos b, कब 90 डिग्री को समाने पर, तो इस पर cos 20 इसको हम क्या लिख सकते हैं सैन 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉसिक 70 है तो आप लोग कर लीजिए 1 + 1 आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 को आंसर क्लिक कर दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी व 4 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी व 30 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए त्रिभुज में बनाता हूँ, देखिए त्रिभुज है ये एबीसी है, तो इसमें ए बी यानी एंगल बी का वैल्यू क्या लिख, सॉरी तो एंगल बी लिख रहा ना, तो मान ली एंगल यहाँ बी है तो एंगल बी का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू आप लोग का 30 लिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 90 हो गया, यहाँ पे ए बी सी है, अब लिख रहा है ए बी, तो फ्रेंड्स अगर ए बी का वैल्यू लिखा है 6, बी सी का वैल्यू कितना लिखा है 4, तो हम लोग ए सी को निकालेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग को फार्मूला पता हो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस टाइप से अगर निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे साइन का फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला करते हैं हाफ करते हैं इंटू, हाफ इंटू क्या करेंगे आप लोग का जो बेस यानी जो भी दिया फार्मूला यानी ए बी करेंगे, क्लियर है, इंटू क्या करेंगे बी सी कर देंगे, और आपको हमेशा साइन बी का यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बन जाएगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, नहीं तो एक काम कीजिए इसमें कोसाइन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोसाइन का ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर है। वैसे तो मैं तो बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना, तो आप लोग क्या कहते हैं हाफ कर दीजिए इसका, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना था 6 था, फिर बी सी का वैल्यू कितना 4 था, फिर साइन 30 निकाल दे, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है अल्टीमेटली आप लोग पता 1/2, इस फार्मूला पे यूज कर दीजिए। तो 2 जा 4 हुआ, 4 कैंसिल हुआ, तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बनाते इसका फार्मूला तो हाफ कीजिएगा इंटू बेस कीजिएगा इंटू हाइट कीजिएगा, आप जहाँ पे एंगल बनता है यानी साइन कितना था बी, तो वो कर दीजिए, ठीक है। चलिए बस हो चुका है क्वेश्चन, और क्या अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोग को वैल्यू निकालना है। देखिए अंगीकृत चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी एक जीवा ए बी बराबर 30 mm है और तथा व्यास AC बराबर 34 mm, जीवा AB के केंद्र में OD होगी। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये AD है और जब भी परपेंडिकुलर होता है तो AD और BD आपस में क्या होगा बराबर होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पूरा AB है तो AB का वैल्यू टोटल 30 लिख रहा है, तो AD और BD का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 15 लिखिएगा, तो यहाँ भी क्या होगा 15, यानी कि AD और BD का वैल्यू क्या हो गया 15। अब देखिए AO है और ये OC है, तो देखिए AO और OC के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए ये AC का हाफ होगा, ये AC का हाफ होगा। अब AC का वैल्यू 34 था तो अल्टीमेटली क्या होगा 17 हो गया ना। अब देखिए 17 ही 15, तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बन रहा, देखिए 17 था इस टाइप से था ये, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा, तो आप बताइए 17 है ये 15, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 8 हो गया। तो यानी कि फ्रेंड देखिए अगेन आई रिपीट, ये जो OD का वैल्यू आ गया ये 8 आ गया है, और ये OA का वैल्यू, तो OA का वैल्यू कितना आ गया था 17 आ गया था, और ये AD का वैल्यू कितना था तो 15 आ गया। यहाँ तक तो समझ आ गया। आप लोगों को क्या बोल रहा था OD की लंबाई, तो OD का तो लंबा निकल गया 8 mm हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। देखिए कंसेप्ट है तो आप लोग तुरंत देख के बना सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत
ऊंचाई के अनुपात 1:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी संगत ऊंचाई दिया रहता है तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या करिए ना, जो उनके देखिए आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत ऊंचाई के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को बात करना चाहते हैं तो देखिए एक का संगत ऊंचाई 1 था, इसका 2 था, इसके क्षेत्रफल यानी स्क्वायर कर दें तो 1 बटा क्या आएगा 4 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 1 बटा कितना 2 है ना, सॉरी यहाँ 4 था, 1/4 था, तो यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, रुको ना 1/4 × 4 तो 1:16 होगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें, यानी 1:16 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बिंदु 5, 7 की एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा। देखिए जब भी एक्स अक्ष से दूरी बोलता है या वाई अक्ष से दूरी बोलता है, देखिए आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए आप लोग को पता है इस टाइप से हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये आप लोग का एक्स है तो ये क्या होता है एक्स डैश होता है, क्लियर है। उसी प्रकार ये वाई है तो आप लोग का ये क्या होगा वाई डैश होगा। अब बोला 5, 7 से एक्स अक्ष से क्या बोला एक्स अक्ष से, तो देखिए एक्स अक्ष से ना शुरू वाला वैल्यू एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, तो यहाँ पे 5 लिख रहा है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 लिख दिया हूँ। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ऊपर में जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे 5, 7, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 7, तो बोला एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो अल्टीमेटली देखिए आप लोग मैं सिखाने का प्रयास कर, देखिए एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से अगर आप ये दूरी देख रहे हैं तो कितना रहा 7 आ रहा ना, ये तो दूरी हो गया 7, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। हमेशा याद रखना प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्या होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, क्लियर है। तो देखिए 1 भी आ सकता है 0 भी, लेकिन कभी भी इसमें 2 नहीं आएगा, तो असंभव क्या होगा 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा, क्लियर है। सॉरी असंभव घटना के बोल रहा, असंभव घटना के बोल रहा ना, तो असंभव घटना के लिए बोल रहा तो 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 3x² - 27 के मूल क्या होंगे। तो देखिए आप लोग को मूल निकालने के लिए बोला तो आप लोगों को कुछ नहीं करना फ्रेंड, केवल इसको सॉल्व कर देगा। 3x² - 27 है इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x² इक्वल टू क्या करेंगे 27 कर देंगे। आई थिंक अगर x² का वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 को भी अगर आप लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा +-3 के रूप में आएगा, +-3 के रूप में आएगा, यानी कि बराबर परंतु विपरीत चिन्ह आ जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि m + n का वैल्यू 4 है और mn का वैल्यू 2 है तो m² + n² का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या कीजिए, देखिए ये m + n ये भी दिया ना, तो हम लोग क्या करते हैं m + n का होल स्क्वायर करिए। देखिए m + n a + b का होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे m² प्लस क्या करें n² + 2ab, यानी कि 2mn कर देंगे, क्लियर है। तो m + n का वैल्यू 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आप लोग को निकालना था m² + n² कर दिए, अब 2mn तो 2 कर दिए, mn का वैल्यू 2 था। अब यहाँ से कर लीजिए ना, देखिए m² + n² का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये 16 है, 2 दूनी 4, तो 16 में से 4 को उठाएंगे कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। आई होप मजा आ गया होगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए स्टेप्स का क्वेश्चन आता है। देखिए एक्स का वैल्यू √12 प्लस, देखिए अगर प्लस में देखिए सबसे पहले स्टेप से क्वेश्चन आता है इन्फिनाइट तक जाता है, तो ये 12 को ऐसा भाग में डोलिए जोड़िए गुना कीजिए कि 2 पार्ट्स में कट जाए। तो देखिए 3 × 4 कर 3 × 12 होता है। आई होप पढ़े होंगे। और आप लोग क्या कीजिए, अगर सिंबल प्लस का, देखिए अगर प्लस का सिंबल रहता ना तो बड़ा संख्या लिखिए, क्या लिखिए बड़ा, और ये सिंबल माइनस कराता है तो छोटा सिंबल। तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे आंसर 4 को क्लिक करेंगे, क्या करेंगे आंसर हम लोग 4 को क्लिक करेंगे, यानी कि 81 का राइट आंसर का देखा या तो दोनों लिख लिया, 4 और 3 दोनों हो जाएगा। फिर इसमें 4 और 3 दोनों को लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4 और 3 दोनों अगर है तो दोनों को लेना पड़ेगा 4 और 3, यानी कि राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक। तो 81 का रुकिए इसमें तो 4 प्लस में नहीं था ना, देखिए अगेन आई रिपीट थोड़ा सा बता दें, इस टाइप से 12 रहेगा तो 4 और 3 का तो यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ा 4 प्लस में आना चाहता है, जो कि नहीं है, तो जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना वो माइनस में आता है, तो -3 हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो इसको लंबा विधि से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए x² आ जाएगा, ये इसको स्क्वायर हटा दें तो ये 12 बचेगा। अब ये 12 है, इसका वैल्यू क्या था x के रूप में था, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे तो x केवल आएगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग का x आ रहा है अब पुट करके देखिएगा तो आप लोग का वैल्यू आएगा 4 या फिर -3 आएगा, क्लियर। दोनों तरीका से बना सकते हैं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को वो जो मैं बताया था विधि वही सही है। देखिए 12 लिख दीजिएगा, देखिए इसका 4 और 3 अगर आप लोग का प्लस रहेगा तो प्लस अगर रहेगा तो इसका आंसर 4 अगर डायरेक्टली लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन देखा ना तो एक माइनस में भी होता है, तो -3 को क्लिक कर देंगे। 2x 2 पर पावर x 3 पर पावर y फिर 12 पर पावर z में कौन सा सत्य होगा। तो इसके लिए अगर आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए
ये 2 पर पावर x है बराबर यहाँ क्या करेंगे 3 पर पावर y है, फिर 12 पर पावर z है, इसका वैल्यू लैम्डा मान लीजिए। क्या मानिए लैम्डा। अब देखिए 2 है तो 2 बराबर किया तो लैम्डा इंटू 1/x कर देंगे। उसी प्रकार 3 बराबर क्या करेंगे लैम्डा इंटू 1/y करेंगे। अगेन आई रिपीट 12 बराबर क्या करेंगे लैम्डा इंटू 1/z करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह 15 चक्रों की कितनी दूरी लगे। जब भी दूरी की बात करना चाहते हैं हम लोग क्या करें वृत्त की परिधि निकालें जो कि 2πr होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा 2 कर दें, पाई का वैल्यू अल्टीमेटली पता क्या होता है 22/7 होता है। अब r 14 सेंटीमीटर बोला तो 14 का था क्या होता है 7 7 7 कैंसिल हो गया तो 22 दूनी क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे 44 सेंटीमीटर वो, लेकिन यहाँ पे बोला 15 चक्कर ना तो 44 को हम लोग क्या करेंगे ना 15 से गुना कर देंगे तो यहाँ से गुना करिए तो 660 सेंटीमीटर आएगा। तो राइटली आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा। एक तालाब की गहराई कितनी होगी जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। इस तालाब में उस तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई 10 15 और 8 मीटर। देखिए आप लोग को गहराई निकालना ना तो हाइट निकालना। एच के लिए क्या कीजिए सबसे पहले जो आप लोग का जो लिख रहा यानी तालाब तो ले लिया ऊपर यानी टंकी जैसा लिख रहा तो इसका आयतन निकालेंगे तो देखिए 10 इंटू 5 इंटू 8 कर देंगे। क्लियर है। अब नीचे लिखा था वर्ग तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा यानी 5 गुना 5 5 पेन कैंसिल हो गया 5 का पावर में 10 दो बार में तो 8 दूनी क्या होता है 16। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 16 मीटर जो कि अगर ऑप्शन में जाते हैं तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। आई थिंक दिया ही होगा हाँ। तो 16 मीटर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है अगर आप लोग 11th क्लास पढ़े होंगे तो अच्छा से पता होगा। वृत्तीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट का माप का कोण ज्ञात करना यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियन में बदलना आप लोग को कुछ नहीं करना। देखिए 11 डिग्री है 15 को मिनट में बदलिए तो देखिए 15 को हम लोग मिनट में यानी 60 से कर दिए यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री रहने दिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्या 11 पूर्णांक 15 चौक 60 होता है यानी कि 1/4 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर डिग्री यानी 11 चौक 44 रहे कितना आ गया 45 45/4 आ गया। आई होप पता हो गया। अब देखिए ये डिग्री था तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमेशा याद रखें π/180 से गुना करते हैं। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है। तो पाई को π/180 से गुना कर दिए तो देखिए 45 का पावर में 180 4 बार में आता है। अब क्या करेंगे पाई ऊपर रहा 4 चौक क्या होता है 16 तो π/16 आगे इसका आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ लिख रहा है एबीसी में एडी माध्यिका है और ओ केंद्रक है। यदि एओ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा तो ओडी की लंबाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम देखना चाहते हैं त्रिभुज एबीसी में। चलिए एबीसी हम लोग त्रिभुज खींच दिए। देखिए ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसमें लिख रहा है एडी माध्यिका है तो फ्रेंड्स हम लोग एडी को माध्यिका मान लिए। क्लियर है। अब लिख रहा है ओ केंद्रक है तो ओ केंद्रक मान लिए। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एओ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिखा ठीक है ओडी के। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जब भी आता है ना तो हमेशा याद रखिए जो माध्यिका जो होता है ना यानी एओ जो है इसका जो रेशियो होता है 2:1 में तोड़ता है 2:1 में। यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एओ देखिए एओ रेशियो ओडी का निकालेंगे तो एओ रेशियो ओडी जो होता है ना यह विभाजित करता है 2:1 में 2:1 में। आप लोग को ओडी निकालना था तो ओडी का वैल्यू देखिए 1 दे रहा 1 ले दें 2 और 1 कितना हो गया 3। इसको गुना अगर हम लोग करना चाहेंगे तो टोटल सॉरी यहाँ पे 2 था ना इसको आप लोग को निकालें तो हाफ सॉरी ओडी निकालना था तो देखिए ओडी आप लोग को निकालना था। क्या निकालना था ये ओडी तो हाफ को देखिए ओडी अगर निकालिएगा ना सिंपल वे में है। देखिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया सॉरी। देखिए ओडी निकालना था तो देखिए आप लोग खुद से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 2:1 में होता है। क्लियर है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिए आप लोग देखिए एओ का वैल्यू कितना लिखा है 10 तो अल्टीमेटली पता है 2 को कितना गुना करेंगे कि 10 आएगा 5 तो 1 को भी हमने 5 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग को ओडी के बोला तो ओडी का वैल्यू कितना आ रहा 5 सेंटीमीटर तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। काफ़ी मोहब्बत से मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। तो इस तरफ से याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर। अब वही आप लोग का टोटल एडी का बोलते तो दोनों को जोड़ देते तो 5 10 15 हो जाता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां होगा। जब भी स्टेप से आता है कौन सा पद बोलते हैं तो ए एन निकालते हैं तो अल्टीमेटली ए एन का फॉर्मूला का यूज किए होंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का वैल्यू 78 है। ए का वैल्यू क्या है 3 है प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे 5 आ रहा 78 में से 3 गया कितना गया 75 बराबर यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 है फिर एन माइनस 1 करेंगे। अब देखिए एन माइनस 1 तो 15 को 5 से भागा देंगे कितना गया 15 सॉरी 75 को 5 से भागा देंगे 15
15 है, तो n का वैल्यू 15 कितना आ गया 16। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर अगर देखना चाहता है 16वां पद आ रहा, जो कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 16वां, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर फैक्टोरियल पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छा। देखिए 23 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल गुना 30 फैक्टोरियल, देखिए इस टाइप से रहेगा ना। तो 23 फैक्टोरियल है, सबसे इसका निकटतम वैल्यू 20 तक जा रहा है, तो हम लोग 23 को 20 तक तोड़ेंगे। 23 गुना 22 गुना 21 गुना, हम लोग 20 पे लाके इसको क्या करेंगे, रोक देंगे। रोकना यानी कि फैक्टोरियल लगाना। अब बाय यहाँ पे 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल रहने देंगे। अब 3 को तोड़ेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे। क्लियर है, ये 20 फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए 3 का टेबल में 21 कितना टाइम्स आता है, 7 टाइम आता है। 2 का टेबल में 22 कितना बार में आता है, 11 बार में। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिए, तो 11 को 7 से गुना के 77। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 77 को 23 से गुना कर दिए, जो आएगा आंसर वही आप लोग का आंसर हो गया। तो अगर आप लोग नहीं आ रहा है आंसर क्या, तो 23 को 77 से गुना कीजिएगा ना, तो 7 या 21, फिर यहाँ पे टोटल आएगा 1771 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो राइट आंसर देखिए तो 1771 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, इसको ही बता देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए 4, देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये 4√3 है, 4√3 कर दें। ठीक है, माइनस 3 है 3। 12 को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो सिंपल वे में आप लोग इसको कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 कर दिए। उसी में 75 को अगर करते हैं ना, तो ये 2 तो रहेगा, 75 के लिए होता है 5√3 होता है, 5√3 कर दिया। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे किए तो 4√3 आ गया, माइनस 3 दूनी क्या हो गया 6√3, प्लस 5 दूनी क्या हो गया 10√3। अब सॉल्व कीजिए, तो 10 4 14 हो गया, 14 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। क्या बच गया फ्रेंड्स 8√3, तो इसका राइट आंसर आएगा 8√3। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 90 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले स्टेप्स का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग क्या करिए, ऑप्शन से चेक कीजिएगा। तो देखिए 528 हो रहा, तो देखिए 6 चौक 24 हुई, तो पहला कैंसिल हो गया। 8 को 0 से गुना के 0, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे 22 को अगर 28 24 से गुना करते हैं, तो 22 को 24 से गुना कीजिएगा ना, तो 48 को 11, हाँ तो आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिए तो आप लोग को आ जाएगा, तो 528 आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए 22 है, तो 22 को 24 से गुना कर दीजिए। देखिए तो 22 चौक क्या होगा 88 हो गया, गुना 22 दूनी 44 हो गया, कर दीजिए 8 आ गया, 8 4 12, 528 आ गया ना ये। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस टाइप से बना सकते हैं, बाकी रूल जानते होंगे क्या है ये, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, लाइट नहीं भाई यहाँ पे, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से 8:3 था, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। इसके लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें मैं आप लोग को हिंट्स केवल कर देता हूँ, क्योंकि देखिए 3 वर्ष हो जाना भाई इसमें, हाँ तो 3 वर्ष पहले की बात करें, देखिए थोड़ा सा टाइम ठीक है ना ये। देखिए सबसे पहले 3 वर्ष पहले पिता की आयु, इसके देखिए तो पहले मान लें 8x मान लेंगे और पुत्र की आयु 3x कर लेंगे। ठीक है, और पहले की वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वर्तमान में 3 साल को ऐड कर देंगे। अब वो रहा अब से 4 वर्ष बाद ना, तो और भी इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 8x था प्लस 3 था, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद यानी कि +4 कर देंगे। अब एक है ना, इसमें हम लोग क्या करें 3x करेंगे, प्लस 3 तो रहेगा ही, अब फिर 4 वर्ष बाद ये कर देंगे बराबर 11:5। यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो 6 आ जाएगा। अब बोला पिता की वर्तमान आयु, तो 8x + 3 में, यानी कि देखिए यहाँ पे 6 तो 8 6 48 3 क्या होता है 51 वर्ष आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर दीजिएगा। बस खत्म हो गया क्या ये, नहीं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन उसके महत्तम समापवर्तन का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसको बनाने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ। देखिए मैं लिख देता हूँ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का वैल्यू 276 लिख रहा। अब लिख रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन उसके महत्तम समापवर्तन का 22 गुना। तो महत्तम समापवर्तन मान लीजिए एचसीएफ था ना, तो इसका ये एलसीएम जो होगा इसका 22 गुना होगा, यानी कि 22 लिखेंगे इंटू एचसीएफ, और
ऑलरेडी आप लोग को HCF दिया हुआ तो HCF रहने देंगे। बराबर क्या करेंगे 276, तो 22 और 1 जोड़ेंगे तो 23 आ गया, यानी टोटल 23 HCF बराबर का वैल्यू आ गया 276 आ रहा। हम लोग केवल और केवल HCF का वैल्यू निकालेंगे, तो 276 को 23 से भागा देंगे तो कितना आएगा 12 आ गया। क्या आ गया 12। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से LCM निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर देखिए 276 में से अगर हम लोग 12 को घटा देंगे तो LCM निकल जाएगा ना, तो इसका LCM आ गया 264 आ गया। क्या आ गया 264। क्लियर है कैसे किए देखिए यहाँ पे LCM 12 लिखते हैं और HCF कितना 264, दोनों को जोड़ने पा रहे हैं 276 इसलिए किए। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है LCM गुना HCM। देखो LCM गुना HCF होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। देखिए आप लोगों को क्या निकालना था, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे पहली संख्या, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो पहली संख्या कितना दिया था, तो 132। देखिए देखो एक क्वेश्चन में लिखा था 132, दूसरी संख्या B माने हैं। LCM की बात करना चाहते हैं तो LCM कितना आया था 264 और HCF कितना आया था 12 आया था। तो 12 का पहाड़ा में 132 11 बार में आता है, 11 का पहाड़ा में 264 की बात करना चाहते हैं 24 बार में आता है। कितना बार में 24 बार में, तो B का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24, तो राइट आंसर होगा 24। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 18 क्रमिक पूर्णांकों में से एक समुच्चय का औसत 22.5 है, निम्नलिखित में कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। तो 94 की बात करना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग क्या करें, जब भी सबसे बड़ा पूर्णांक बोलता है तो औसत कितना है 22.5 है। इसमें क्या कीजिएगा 18वां क्रमिक है, तो 18 में से हमेशा 1 को माइनस कर दिए बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पर टोटल आप लोग का 31 आएगा। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है ये 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। हाँ देखिए A एक काम को क्या लिख रहा है, A एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए एक साथ जब भी मिलकर आया तो A किसी कार्य को 15 में कर रहा था, B कितना 21 में कर रहा था। दोनों मिलकर करेगा तो दोनों को गुना कर दें, फिर दोनों को सम कर देंगे। 15 + 21 कर दीजिए ना ये, तो यहाँ पे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 × 21 रखते हैं, ठीक है। अब 15 21 को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली 36 आएगा। और आप लोग कैंसिलेशन कीजिए, देखिए यहाँ पे 7 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया। फिर देखिए 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ पे 3 × 4 = 12, यानी 7 × 5 = 35 बटा कितना आएगा 4। पूर्णांक में लाइएगा तो 8.3/4, यानी कि 8.3/4, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, शायद ये बना हुआ है मेरा कॉपी में देख सकते हैं ये। तो 4620 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में, जब भी किस्त का क्वेश्चन आता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% वार्षिक है। कितना ये 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। देखिए आप लोग को मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए किस्त कितना लिखा 10% था, तो 10% को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो 10/100 के, यानी 1/10 आ गया। अब 10 में आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 वर्ष के लिए ना, तो 10 से क्या होगा 11 होगा, बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। हम लोग अगेन टाइम क्या करेंगे अगला बार में लेंगे, तो जो किस्त वाला जब भी रहेगा CI में, तो ये 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना है 121 आया, और 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ तक समझ गया। अब आप लोग का रूल क्या होता ना, देखिए इसमें हम लोग 11 से गुना किए थे तो 121 आ गया, तो हम लोग इसको भी क्या करें 11 से गुना कर देंगे। क्लियर है, ताकि दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 10 को 11 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली 110 आएगा। 110 और ये 100 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 210। क्या आ गया फ्रेंड 210 आ गया। क्लियर है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 210 यूनिट का आप लोग के सामने वैल्यू लिख रहा है, आप लोग के सामने क्या लिख रहा है 4620। क्या लिख रहा है 4620। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का अगर निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22। और आप लोग को निकालना किसका है, तो देखिए CI में किसका आया था, तो आप लोग देख सकते हैं 20 यहाँ पे आया था 121 का, तो 121 को हम लोग क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2662 आ जाएगा। तो 2662 जो कि ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, देखिए जब भी किस्त का क्वेश्चन आएगा, यहाँ 10% था ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 10% है, तो 10 से हम लोग क्या करें 11 गया। क्लियर है। फिर क्या करेंगे इसका अगला में करें, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, जो बड़ा वैल्यू रहता है नहीं 11 से गुना किया ना, तो इसको भी हम लोग क्या करें 11 से गुना करेंगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 हुआ था। अब देखिए 11 को 10 से गुना किया 110 था, यहाँ पे 100 था, 110 100 को जोड़ दिए 210। ये 210 का वैल्यू आप लोग को ओवरऑल ये दे दिया था, यानी कितना था 4620 था। तो ये 0 कट गया। तो यहाँ से अगर आप लोग निकाले होंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकाले होंगे तो 22 आया होगा। हम लोग को निकालना कितना था 462, सॉरी यहाँ पे निकालना किसका था, तो टोटल ओवरऑल 121 का निकालना, तो 121 से इसको गुना कर देंगे इसको, तो टोटल आंसर 2662 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमा 8.5% साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसमें आप लोगों को तो सिंपल क्वेश्चन देखिए 17,650 रुपये ना, इसमें 8.5% के अकॉर्डिंग करेंगे, टोटल 5% था ये, आप लोग इसको 100 ले लीजिएगा तो टोटल निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 7,501 आ गया। अब इसी हम लोग क्या करेंगे, कुल प्राप्त राशि है तो 17,650 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कीजिएगा तो टोटल आएगा 25,151 आएगा, 25,151। तो ऑप्शन है क्या 25 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी टाइम टेकन, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, काफ़ी अच्छे से बना सकते। देखिए किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 848 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ के बराबर लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस टाइप से जब भी आता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 6 12 1 13। अब इसको हाफ कर देंगे तो टोटल निकालेगा तो यहाँ पे 8 से 12 होगा ना, केवल 12 ही होगा। हाँ तो यहाँ पे टोटल निकाले तो 640 रुपये आ गया, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना आ गया 640 रुपये। ठीक है, अब क्या करें 10% लाभ निकालना था तो अल्टीमेटली 640 का हम लोग क्या करें 10% लाभ निकालना था तो एक काम कीजिए ना, आप लोग को क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे जो 640 रुपये विक्रय मूल्य यानी 10% लाभ में कर देंगे, यहाँ पे क्या करें 100 कर देंगे, 0 0 0 कैंसिल, 4 हो गया, 6 4 10, 6 और 1 7 आ गया तो टोटल देखिए तो 6,704 आ गया तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो असली मसाले सच MDH यानी MDH मसाले का यूज करना। देखिए 14 मैन हो गया, दिन कितना 15, आवर नहीं दे रहा तो छोड़ दें अगला में। 21 आदमी हो गया, डे आप लोग को निकालना था, डे कर दें। अब सॉल्व कीजिए, 7 × 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 3 का 15, 5 बना था, 2 × 5 कितना हो गया 10 दिन। तो राइट आंसर करेंगे तो 10 दिन में पूरा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए बस क्वेश्चन और है क्या, देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, 101 क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बताइए क्या रहा है। वैसे इसका राइट आंसर 6/5 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना, तो इसका भी राइट आंसर किया तो 30,000 आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इसमें क्या है, अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो उसकी औसत चाल। याद रखिए जब भी औसत चाल बोलता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो देखिए 12 किलोमीटर था 6 तो 12 6 क्या हो गया 18 बटा कुल समय बटा क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना था 12 और चाल कितना था तो 16, फिर दूरी कितना था 6 और चाल कितना था 20। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 17.1/7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। 80% 90% शुद्ध अम्लीय घोल में 20 लीटर और 87 लीटर शुद्ध अम्लीय घोल को प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल का मात्रा क्या होगा? देखिए स्टेप से जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिए 80 है, ये 90 है, जो बीच वाला आता है उसको बीच में ले दें। क्या है ये 87 है ना, अब आप लोग घटाइए तो 90 में से 87 गया 3 बचा, 87 में से 80 गया क्या बचा 8, तो यहाँ पे सॉरी 7 बचेगा ना ये, तो यहाँ पे 7 यानी 3:7, तो 3:7 बचा, दोनों को जोड़ दें 3:7 यानी कि 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू देखिए तो 20 हो गया। क्या हो गया 20, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू देखें 2 आ गया। आप लोग को क्या बोल रहा था ये यहाँ पर 80% के लिए, तो 80% के लिए 3 यूनिट था तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करें तो 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, तो राइट आंसर 6 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ABC को तीनों को मिला के 10,500 की राशि आपस में क्रमशः 5:7:9 में विभाजित किया था, प्रत्येक को 5,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो ABC की तुलना में क्या होगा? देखिए तीनों को जोड़ दीजिए तो 5 देखिए 7 9 16 5 21x, तो यानी 21x का वैल्यू निकालेगा ना तो टोटल लिख रहा इतना लिख रहा है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते तो 500 आएगा। क्या आएगा 500। अब क्या करेंगे देखिए सारे में गुना करें तो a में तो 500 को आगे 5 से गुना करें तो 2500 आ गया, 2500 में 500 ऐड करें कितना आ जाएगा 3000, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3000 आ गया। फिर 5 7 5 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4000, यानी कि b में 4000 आ गया। फिर 9 5 45 5 कितना 50, यानी कि टोटल 5000। इसका रेशियो निकाले तो काफ़ी 3 4 5 आएगा। देखिए ऑरली बनता है ये तो 3 4 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन तो नहीं है तो राइट आंसर क्या करेंगे 3 4 5, यानी ऑप्शन तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे और लिखने करेगा तो इसका रेशियो आएगा 3 4 5 आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106,
देखिए यदि 9 अंकों वाली संख्या जो भी है 72 से विभाज्य है तो x के छोटे मान के लिए ज्ञात कर। देखिए 72 है ना, तो 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 8 9 क्या होता है 72। अब देखिए हम लोग जानते हैं 8 से डिविजिबल के लिए अंतिम 3 अंक आप लोगों को क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल। तो देखिए 3 अंक क्या 7 है 8 है। अब बताइए यहाँ पे y में क्या छोटा वैल्यू डालें कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से के लिए देखिए 8 6 48 8 9 72, तो यहाँ मान लीजिए कि 8 9 72 आ गया, यहाँ बचा 6 बचा। तो यहाँ पे y के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, तो अल्टीमेटली अगर देखें ना तो y के लिए सबसे ईजी होगा 4 डालिए क्योंकि 64 आ जाएगा। तो हम लोग y के जगह पे क्या डाल दिए, तो देखिए y के जगह पे हम लोग 4 डाल दिए। अब 9 से विभाजित होना है तो 9 के लिए क्या होता है सारे का सम होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 4 8 कितना 12 12 5 17 17 3 20 20 6 26 26 और 7 क्या होता है 33 33 और 8 क्या होता है 33 और 8 41 41 हजार 45। अब बताइए 45 में आप क्या ऐड कीजिएगा कि आप लोग को 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या है तो हम लोग 0 ही मान लेंगे ना, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी करता है। तो देखिए x के जब देखिए तो y के हम लोग क्या माने थे 4 और x के अब क्या माने 0, तो 4 दूनी 8 माइनस 0, तो राइट आंसर तो 8 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी अच्छे से मैं बताया हूँ, क्लियर है। देखिए एक बेईमान व्यापार क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए सबसे पहले सीपी कुछ नहीं अगर आपको पता तो हमेशा 100% होता है। क्या होता है ये 100%। अब इसका लॉस, तो लॉस बोला 12.5, तो 12.5 निकालेगा ना तो यहाँ से एसपी निकलेगा, तो एसपी जब निकालेगा तो 87.5% आ गया। अब न्यू एसपी निकालेगा, तो न्यू एसपी अगर निकालेगा ना तो 87.5 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 36 बाई क्या करेंगे 28, यानी कि 36 ग्राम के 28 ग्राम का यूज कर लेना, इस टाइप से कीजिएगा। टोटल निकले 112.5। अब इसको लाभ प्रतिशत देखिए तो 12.5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 12.5% लाभ। क्लियर है। फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले सीपी कुछ नहीं पता तो हम लोग 100 मानेंगे, क्लियर है। हानि क्या करा था 12.5, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेगा तो 88.5 आ गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा नया विक्रय मूल्य, तो जो आप लोग का ये आया यानी 87.5 था, इसको देखिए 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का, तो 36 बटा क्या करेंगे 28, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 112.5 आएगा, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी मध्यानुपाती करते हैं तो वह दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.6 गुना 3.6 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 1.6 और 3.6 का कीजिएगा ना तो देखिए 4 और 6 24 होता है, यानी कि 2.4 हो गया। यहाँ तक इसका हो गया। अब तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b², यानी 8 गुना 8 करेंगे बाय 5, तो 8 5 64 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 12.8 आएगा। अब इसको भी रेशियो में निकालेगा तो 3:16 आएगा, 3:16। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा तो 3:16, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3:16 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु को 15% और 12% के दो क्रमगत छूट किस पर एकल छूट के बराबर है। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन बोला ना तो देखिए कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है 15% और 12%, तो देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। 15 था, ये 12 था, ठीक है। माइनस कर देंगे दोनों का, देखिए 12 गुना 12 कर देंगे बाय 100। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 15 12 27 में से 1.8 को घटा देंगे तो टोटल किया जाए तो 25.2% आएगा। क्या आएगा 25.2। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन तो नहीं दे रहा, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ई को करेंगे, कितना गया 25.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 kg चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल्य प्रति क्या होगा। देखिए सबसे पहले जितना कमी है तो 20 कर देंगे, कितना कमी कर रही है 80, तो ये कर देंगे। अब टोटल यहाँ पे कितना था 450 था, अब यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे 50 से, 0 0 कैंसिल है, 5 का फॉर्म 45 9 बार में आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 40 का फॉर्म 80 4 बार में आता है। अब 9 को 4 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है तो 2.25 आ जाएगा। क्या आएगा 2.25, या फिर 4 को 9 से भाग 4 दूनी 8 हुआ, 1 और 0, तो यहाँ आप 2.25, तो राइट आंसर आएगा 2.25। कुछ नहीं करना, देखिए जो परसेंट रहेगा, देखिए यहाँ पे बोल रहे ना चावल का मूल्य प्रति मूल्य कितना वाला जो परसेंट रहेगा तो आगे वो लिख दीजिएगा। 100 में से 20 को घटा दें, क्या बचा 80 बचा। अब इसके बाद जितना रुपये था तो रुपये के ऊपर कर दीजिए और जितना केजी रहेगा उससे डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करने पे आप लोग को आ जाए कितना 2.25, वही आंसर हुआ जो कि ऑप्शन में दिया था बी में। क्लियर है। चलिए इस अब आ चुके हैं साइंस के क्वेश्चन में, तो चलिए साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से है और सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा पूरे विस्तार से। चलिए ठीक है। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। पहला, इनमें से किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता, यानी कि फ्रेंड्स बोरा किसमें आप लोग का सतह प्रतिजन नहीं होता। तो देखो, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी होता है। तो देखिए याद रखें एंटीजन, तो एंटीजन जो होता है, एक होता है एंटीजन, एक होता है प्रतिजन। तो देखिए एंटीजन जो होता है आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले एंटीजन जो होते हैं ए और बी होते हैं, एंटीजन ए और बी होते हैं। तो जैसे जिसमें ब्लड ग्रुप ए होते हैं उसमें एंटीजन ए होते हैं, क्लियर है। जिसमें ब्लड ग्रुप, ये मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, याद रखें ब्लड ग्रुप है ये, और ये एंटीजन है। तो जिसमें एंटीजन ए होते हैं वह ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें एंटीजन बी होते हैं वह ब्लड ग्रुप बी होते हैं। और जिसमें ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों होते हैं उसमें एंटीजन आप लोग का ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है। आज जिसमें कुछ नहीं होता, यानी ए और बी आपका दोनों कुछ नहीं होता, उससे बोलते हैं ओ ग्रुप। क्या बोलते हैं? ओ। तो आप लोगों का किस रक्त समूह में प्रतिजन नहीं होता, यानी एंटीजन नहीं होता, तो ओ में आ गया, क्या आ गया? ओ में। तो ऑप्शन नंबर ओ को कर देंगे, क्लियर है। तो याद रखिए एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, क्लियर है। बल्कि इसमें जो होता है एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी इसमें जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। और कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। आई होप पढ़े होंगे, क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ओ जो होता है ओ नेगेटिव जो होता है वह आप लोगों का सर्वदाता होता है, ओ पॉजिटिव जो होता है वो उसके बाद होते हैं। और याद रखना ओ नेगेटिव जो होता है सबसे पहले ओ नेगेटिव को देंगे, ओ पॉजिटिव को भी देते हैं, ए प्लस को देते हैं, ए नेगेटिव को देंगे, फिर बी पॉजिटिव को देंगे, उसके बाद बी नेगेटिव को भी देते हैं, फिर ए बी नेगेटिव को देते हैं और ए बी पॉजिटिव को देते हैं। टोटल देखा है तो 2 4 6 8 लोगों को देते हैं। और ओ पॉजिटिव जो है ना, सबसे पहले ओ पॉजिटिव को देंगे, ए पॉजिटिव को देंगे, बी पॉजिटिव को देंगे और ए बी पॉजिटिव को देंगे। ये क्वेश्चन है फंसता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए, हृदय का आवरण क्या कहलाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हृदय का आवरण जो कहलाता है वह पेरिकॉर्डियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिकॉर्डियम। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और याद रखें हृदय का आवरण जो होता है एक दोहरी परत वाली संरचना का बना होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए मानव के हृदय हाथ के मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग होता है, क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें याद रखें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का आयन होते हैं, क्लियर है। चलिए, तो ये भी मैं बता दें, बातें करना चाहते हैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ। तो फ्रेंड्स इसमें बातें करना चाहते हैं कि मेनिंजिस, तो मेनिंजिस जो होता है ना, ये मस्तिष्क का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं मेनिंजिस बोलते हैं, क्लियर है। प्लूरा क्या होता है? जो आप लोग का लंग्स होता है, तो लंग्स के जो बाहरी पार्ट्स से बोलते हैं प्लूरा। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कौन सी संरचना ग्लोमेरुलस को घेरती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट्स होता है ना वह किडनी का पार्ट्स होता है। किसका होता है? ये किडनी का। तो ये जो आप लोग होता है बोमेन कैप्सूल को घेरती है, तो बोमेन कैप्सूल को, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो याद है वृक नलिका यानी कि वृक नलिका बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरती है, क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। तो याद रखिए बोमेन कैप्सूल भी एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना होती है। बोमेन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस एक मार्गविनियन पिंड कहलाता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग का जो किडनी होता है, किडनी का ही ये पार्ट होता है। आप लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, कॉर्टेक्स भी क्या होता है? देखिए आप लोग स्टेप से बनाए होंगे तो सी आकार का, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क में कुल 3 पार्ट्स होता है, अग्र मस्तिष्क में कुल 3 पार्ट्स होता है। एक होता है थैलेमस, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है सेरेब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है ना, ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो जितने आप लोग का मान लें कि पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, यानी सारे ग्रंथि को ये कंट्रोल यही करता है, क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिए हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित कोशिकाएं तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं कहलाती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्रोमोसोम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए क्रोमोसोम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला क्या लिखा देखते हैं, क्रोमोसोम छड़ के आकार की संरचनाएं होती है जो कि कोशिका के विभाजित होने पर एक साथ संघनित होती है। तो पहला जो बोला छड़ के आकार की होती है, ये 110% आप लोगों का सही है, क्लियर है। क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो वंशानुक्रम के लिए भंडार के रूप में कार्य करता है। ये भी 110% आप लोगों का सही है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किनोकोश डिस्क जैसी संरचना होती है जो सेंटोमियर के किनारे मौजूद है। ये तीनों सही है, यानी कि इसमें कौन सा गलत है? तो देखा तो कोई भी गलत नहीं है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए,
बातें करना चाहते हैं क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हमारे बॉडी में सबसे पहले हमारे बॉडी में एक सेल होता है, बहुत सारे सेल का जो पार्ट होता है उस वो आप लोग को बनाता है न्यूक्लियस बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए के अंदर क्या होता है, तो जीन वगैरह होता है। क्लियर है। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इस टाइप से इसका देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से मैं आप लोग को बताया था। देखिए ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस में देखिए धागा नुमा आकार का, देखिए मैं बना देता हूँ, ये धागा नुमा का आकार का ये भाग होता है। अब इसी को लंबा खींच देते हैं तो इस टाइप से आप लोग का ये जा रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए। अब इसी का जो पार्ट है इसको बोलते हैं जीन, और ये जो पूरा पार्ट जा रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्लियर है। चलिए जड़ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए जड़ के बारे में पहला लिख रहा, रेडिकल मिट्टी के अंदर प्राथमिक जड़ बनाने के लिए बढ़ता है। बिल्कुल सही है। प्राथमिक जड़ों में पार्श्व सतहों में द्वितीयक जड़ होती बढ़ती, ये गलत हो गया, द्वितीयक जड़ों नहीं बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी को ही गलत था आप लोग का। चलिए बस कुछ क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए, मैं फास्टली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। प्रकाश प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कच्चा माल आवश्यक है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है वह एडीपी होता है। क्या होता है, ये एडीपी होते हैं। उसके बाद आप लोग का जल होते हैं यानी N2O होते हैं, H2O, उसके बाद होता है NADP होता है। ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। क्लियर है। अब पानी फोटोसिंथेसिस से गुजरता है यानी यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होता है। तो ऑप्शन अगर देखिए ना तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। याद रखिए एडीपी जो होता है ना एटीपी में तथा NADPH में परिवर्तित होते हैं। याद रखिएगा एडीपी जो होता है, देखिए मैं अगेन आई रिपीट, ये जो एडीपी है याद रखिए एडीपी जो है ना वही आप लोग का एटीपी में बदल जाता है। क्लास 10 का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। और वही एनएडीपी जो है ना वो आप लोग का NADPH में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है। और याद रखिए NADPH2 तथा एटीपी जिन्हें संयुक्त रूप से स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं। डीप हायोडोंट प्रकार का दांत क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखें डीप हायोडोंट एक प्रकार का दांत है जिसमें जीव के पूरे जीवन चक्र के दौरान दांतों के 2 सेट होते हैं। कितने होते हैं, 2 सेट होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए याद रखें फ्रेंड मनुष्य के जीवन में कुल टोटल जो दांत आता है, देखिए 20 तो आप लोग का होता है मिल्क टीथ होता है, और टोटल 32 जो होता है ना वो हमेशा ये आते हैं परमानेंट। तो टोटल कितना दांत आते हैं, 52 आते हैं। और याद रखिएगा ना मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसके लिए ट्रिक होता है ICPM। क्या होता है, ICPM। इसको ट्रिक में बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमियर और प्रीमोलर, मोलर होता है। क्लियर है। इस टाइप से याद कर रहे हैं। इसका ट्रिक है 21-23 याद कर लीजिए। 21-23 होता है और सारी को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12, यानी कि इंसीजर की संख्या 8 होता है, कैनाइन की 4 होता है, प्रीमोलर की 8 होता है, मोलर का क्या हो गया, 12 हो गया। इस टाइप से काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का वजन क्या है, सबसे पहले याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है लीवर। क्या होता है, लीवर होता है। अब उसका जो वजन होता है 1.5 kg से सवा यानी 1.2 kg से होता है 1.5 kg तक। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे होता है हाथ वन, ये नहीं होगा, ये आप लोग का जो होता है इसका 1200 ग्राम से होता है 1500 ग्राम। तो ऑप्शन नहीं लिख रहा ना। अब इसमें देखिए ए भी लिख सकते हैं या फिर डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वैसे क्या होता है, तो लीवर होता है। देखिए गुद्दे कहाँ स्थित होते हैं, अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिएगा गुद्दे कहाँ स्थित होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गुद्दे जो होता है ना किडनी अंतिम वक्षीय और तीसरी कांट के कशेरुकियों के बीच में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। देखिए गुद्दे लाल भूरे सेम के आकार का होता है। देखिए अगर आप लोग बनाए भी होंगे ना तो इस टाइप से आप लोगों को पता होगा, इस टाइप से होते हैं। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ ताकि आप लोग को मैं पूरे का पूरे रिकॉल करवा दूँ। देखिए इस टाइप से आगे आप लोग बनाए होंगे, आई होप पढ़े भी होंगे अच्छे से। देखिए इस टाइप से किए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इस टाइप से आप लोग गोल कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से और भी आप लोग कीजिएगा तो इस टाइप से आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे। इसमें देखिए ये सब जो पार्ट्स होता है ये मेडुला का पार्ट्स होता है, इस टाइप से होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इस टाइप से जो पार्ट्स निकले होते हैं इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये सब जो पार्ट्स निकला उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसके बीच वाला पार्ट्स अंदर वाला इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। बाहरी पार्ट्स को कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो बने होते हैं यानी कहाँ पे होते हैं, तो अल्टीमेटली अंतिम वक्षीय और तीसरी काट का सिरुका के बीच में स्थित होते हैं। क्लियर है। अवरिक का केसिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस भाग जो होता है डायलिसिस का कार्य करता है। अवरिक की सबसे छोटी इकाई को लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा ना तो डीजल में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्या होता है जो एलपीजी बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर जाती है, तो याद रखिएगा पहला या थोड़ा एने स्थितिया का प्रभाव देते, बिल्कुल। इसमें बेहोशी जैसा प्रभाव उत्पन्न, ये भी सही है। इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स याद है कि एलपीजी में, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है
क्या होता है, लिक्विड फायर पेट्रोलियम गैस होता है। और याद है कि इसके सुगंध में जो होता है ना इथाइल मरकप्टेन होता है। क्वेश्चन आता है इसके इसमें क्या होता है, तो याद रखें इथाइल मरकप्टेन होता है। क्वेश्चन आता है कि एलपीजी जो होता है उसमें कौन सा गैस मिला होता है, तो इथाइल मरकप्टेन होता है। क्लियर है। चलिए, और इसमें कौन सा गैस होता है, तो मीथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्लियर है। वही सीएनजी में जो होता है आप लोग का मीथेन और इथेन होता है। बॉस की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें। देखिए, बॉस की प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को मैं बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है HNO3 होता है। क्या होता है, ये HNO3 होता है। चलिए, क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती है। याद रखिए, जब भी क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को बताते हैं हम, देखिए क्षार धातु का ऑक्साइड होता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है वह धातु ऑक्साइड की होती है। यानी धातु, देखिए मैं लिख देता हूँ, धातु ऑक्साइड। एक होता है धातु ऑक्साइड, देखिए एक होता है धातु ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स याद रखिए, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है। वही अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। कैसे याद करें, आ से धातु, आ से अम्लीय, बाकी अगला को क्षारीय में बदल दीजिए। क्लियर है। अंतर आणविक बलों का तापीय ऊर्जा का बीच संतुलन का परिमाण क्या होता है। हमेशा याद रखिए, इसमें जो था ना वह पदार्थ की तीन अवस्था ले लेता है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। अंतर आणविक बलों और तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिणाम में पदार्थ की तीन अवस्था होता है। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है। चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बीसी। लेकिन आप लोग को यहाँ के अकॉर्डिंग आप लोग को केवल संतुलन में तीन ही दिखा था। कितना दिखा था, तीन दिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान क्या होता है। हमेशा याद है, जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है, ये स्थिर रहता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो बस हो चुका है, कुछ क्वेश्चन और है। देखिए, तापमान स्थिर रखने पर जो ग्राफ खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तापमान स्थिर तो इसे बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। क्लियर है। इसमें कॉन्स्ट, देखिए आप लोग जानते होंगे पीवी बराबर क्या होता है, NRT। पीवी बराबर क्या होता है, NRT। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है, यानी जो आप लोग जो टेम्परेचर देख रहे हैं इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट इसको रखते हैं ना, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। ये याद रखिए। और ये जो नियम्स होता है बॉल्स लॉ पे आधारित होते हैं। क्लियर है। चलिए, वही बात करना चाहते हैं। एक होता है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबोरिक में क्या होता है, प्रेशर होता है। क्लियर है। तो इस और आइसोकोरिक में क्या होता है, यही वॉल्यूम होता है। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम होते हैं, आइसोबार में होता है प्रेशर होते हैं, आइसोथर्म में होता है टेम्परेचर। याद रखिएगा। जब हम समूह में बाएं से दाएं जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति का क्या होता है। सबसे पहले याद रखना, एक पीरियोडिक टेबल में एक समूह होता है, एक होता है वर्ग होता है। तो समूह में बाएं से, यानी कि देखिए लेफ्ट से राइट है। मान लीजिए आपका लेफ्ट है और ये राइट है, तो याद रखिए जब भी लेफ्ट से आप राइट आ रहे हैं, ठीक है, तो आध्यात्मिक प्रकृति बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आध्यात्मिक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। आध्यात्मिक प्रकृति क्या होती है, घटती है। क्लियर है। धातु में ज्ञात तत्वों का कितना प्रतिशत है, क्या लिख रहा, धातु में ज्ञात तत्वों का कितना परसेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, धातु में ज्ञात तत्वों का जो परसेंट होता है वह 78% होता है। कितना होता है, 78। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व है। ठीक है, जिसमें से 91 तत्व ऐसा होता है जो मेटल होता है, यानी कि धातु होता है। ये आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे। इसके बाद आप लोग का जो 20 जो तत्व होता है यह नन मेटल होते हैं। क्या होता है, ये नन मेटल होते हैं। आई होप पढ़ाए थे मैं आप लोग को। फिर इसका 7 जो तत्व होते हैं आप लोग का मेटोलाइट्स होते हैं, यानी जिसके अंदर दोनों का लक्षण होता है। क्लियर है। तो इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये हो गया। अब ये 91, तो फ्रेंड्स 91 का देखिए आप लोग क्या कीजिए, 91 बाय 118 गुना 100 कीजिएगा ना, तो आप लोग को आ जाएगा 78% तक। क्लियर है, याद रखिएगा। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। अब याद रखिएगा ना, इसमें याद रखिएगा 7 उपधातु होते हैं। 7 क्या होता है, उपधातु होते हैं। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए उपधातु कौन कौन होते हैं, यानी कि जो आप लोग को टेढ़ी मेढ़ी रेखा से अलग करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट, किसको यूनी लूनियन के नाम से जानते हैं। तो हमेशा याद रखें, यूनी लूनियन के नाम से जानते हैं मेंडेलियम को, जानते हैं मेंडेलियम को, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, मेंडेलियम को कहते हैं। चलिए, और क्या इसमें बाकी कुछ तो वैसा है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मल में नहीं पाए जाने वाले बैक्टीरिया की पहचान करें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के कारण बनता है। तो इसमें अगर देखा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेफिलोकोकस ऑरिकल, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन सा एक कमजोर चुंबक है। तो देखिए, चुंबक 3 प्रकार के, एक होते हैं डाई फेरो। मैं आप लोग को बताता था, मैग्नेट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है डाई, एक होता है पारा, एक होता है फेरो होता है। क्लियर है। तो सबसे जो कमजोर होते हैं उसे बोलते हैं प्रतिचुंबक बोलते हैं। तो उससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखिए पारा, यानी कि उससे बोलते हैं डाई,
डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं जो सबसे कमजोर होता है उसे बोलते हैं प्रतिचुंबक। क्या बोलते हैं? ये प्रतिचुंबक। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, यानी डाई होते हैं। क्लियर है? और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वह लौह चुंबक होते हैं, लौह चुंबक होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों को अभिलेखन की तकनीक कौन सी होती है? तो त्रिआयामी की बात करना चाहते हैं तो होलोग्राफी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होलोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैबों के अपवर्तन के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। देखिए अपवर्तन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखिएगा ना तो इसमें देखिए सी ए बी हो जाएगा। क्या होगा? सी ए बी हो जाएगा। क्या होगा? सी ए बी हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकती है, और वही सघन से विरल जाती है तो प्रकाश अभिलंब से दूर भागती है। ये सब सारे कंसेप्ट में बताया था। जब सफ़ेद प्रकाश कांच के फ्रेम से पर आरोपित होती है तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए मान लीजिए मैं प्रिज्म बनाया हूँ, इसमें जब भी सफ़ेद प्रकाश किया तो इसमें 7 रंग बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंग। सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी होते हैं और सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है। क्या होता है? ये लाल। तो बोला सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो याद रखिए लाल रंग होते हैं। कौन सा लाल होते हैं? तो लाल। इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, आई थिंक आप लोग पढ़ेंगे VIB। देखिए VIBGYOR याद कर लीजिए, यानी भिप ग्योर। तो भी से वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ये आप लोगों का क्रम अनुसार मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए और याद रखिए प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, यानी डी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा होता है। ये भी फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस कुछ ही है, इसके बाद आप लोगों को क्लास कवर कर दूंगा। मैं बहुत ही लंबा मैं क्लास ले लेता हूँ। किसी ग्रह पर पलायन वेग का मान 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, फिर इसकी सतह के करीब परिक्रमा कर रहे उपग्रह के लिए कक्षीय मान क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो फार्मूला होता है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका वेलोसिटी आप लोग का कितना देख रहा, तो इसका वेलोसिटी आप लोग को लिखा 2 किलोमीटर पर सेकंड दिख रहा। ठीक है? आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कक्षीय वेग यानी V0 का जो वैल्यू होता है फार्मूला √GR होता है। अब पलायन वेग का फॉर्मूला होता है V=√2GR होता है। ये पढ़ाया था मैं आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोग को V0 निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड, V0 निकालने के लिए क्या करेंगे, V को हम लोग क्या करें √2 से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ 2 है, यहाँ पे आप लोग का √2 है, रेशनलाइजेशन कीजिए तो √2 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 137 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, 138 को भी अभी स्किप कर रहा हूँ, वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये सब सारे क्वेश्चन को देखिए, जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया था तो गर्म सिरे मौजूद अणुओं के उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचालित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालन। और चालन याद रखिए ना, चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या ठोस में होती है, और विकिरण आप लोग का गैस में होता है, संवहन आप लोग का ठोस और द्रव्य में होता है। क्लियर है? चले इमारतों का छत सफ़ेद रंग के क्यों रंगी जाती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसके पीछे कारण है क्योंकि यह विकिरण को परिवर्तित करते हैं, विकिरण को परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और याद रखिए ना यह क्रिप्चॉप्स के नियम के आधारित होती है। अल्टीमेटली क्रिप्चॉप्स के नियम के अनुसार अच्छे अवरोधक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्लियर है? आई थिंक ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। इसके अकॉर्डिंग किया तो ई सिग्मा निकाले T⁴ होता है। स्थिर तापमान हमें उस दिन ठंडा महसूस करते जब आर्द्रता लगभग होती है, तो इसके लिए याद रखें लगभग 25% होती है। किसी गैस में रुद्धोष्म संपीड़न में उसका तापमान क्या होता है? रुद्धोष्म संपीड़न का होता है फ्रेंड्स आप लोग का इसका इंग्लिश होता है एडियाबैटिक होता है शायद। ठीक है? तो उसमें तापमान क्या होता है? तो हमेशा याद रखें इसमें तापमान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। क्लियर है? याद रखिए आप लोग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। तो कौन सा जीन अभिव्यक्ति का भाग नहीं होता? तो देखिए प्रतिलेखन लेता है, RNA भी लेता है, प्रतिकृति नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा प्रतिकृत जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हो चुका है क्या? 7 क्वेश्चन और होगा इसमें, देखता हूँ क्या लिख रहा। प्रोफेज 1 के चरणों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो प्रोफेज का जो चरण होता है सबसे पहले लेप्टिन होता है, जाइगोगिन होता है, पैचेटिन होता है, डिफ्लेटिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए लेप्टोनिन का कार्य होता है विभाजन की तैयारी करता है, ये जाइगोटिन का कार्य होता है समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं, अब पैचोटिन का कार्य अर्ध गुणसूत्रों का विनियमन करते हैं, और डुप्लेटिन का कार्य होता है टेट्रावैलेंट का कार्य करते हैं। कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं? देखिए यहाँ पे बात करना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो याद रखिएगा ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रिक्तियाँ भी होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट्स नहीं होते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एंडोमेम्ब्रेन। तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कुछ हिस्से होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर है? उसके बाद आप लोग का होता है गोल्जी एपर्चस होते हैं, वॉल्किप्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस इन्वेलप होते हैं, ये सब सारे होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट्स नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं।
थाइमस के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, थाइमस, सबसे पहले थाइमस एक प्रकार का ग्लैंड्स होता है जो कि फ्रेंड्स बच्चों में होता है, यानी बच्चों जैसे बच्चों में होता है, बच्चों के चेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे जैसे वह बड़े होते हैं तो वह हट जाते हैं। तो याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट का विभेदन यहाँ होता है, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। ये थाइमोनिन स्रावित का, तो बिल्कुल यह सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बरकरार होता नहीं, ये केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है, तो ये आप लोगों का गलत हो गया, सभी उम्र में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर गलत के लिए बोल रहा है, तो आप लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें। अगेन आई रिपीट, देखिए थायमन के बारे में कुछ कंसेप्ट पहला बात है, यह टी लिम्फोसाइट का विभेदन होता है, यह जो होता है थायरोक्सिन से स्रावित होता है, ठीक है, ये सब सारे याद रखेगा। यह चेस्ट में होता है बच्चों का। हाइपोथैलेमस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पहला, इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, बिल्कुल मैं बताया था ये। यह थैलेमस के बगल में होती है, नहीं फ्रेंड, ये थैलेमस के बगल में नहीं होती है, तो ये आप लोग का गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को गलत कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रहा था, उपयुक्त व्यक्ति से अधिक, तो इसमें राइट आंसर लिखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, यह थैलेमस के बगल में स्थित नहीं होती है। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। अगला, किस तापमान को मिट्टी का विकास धीरे धीरे होता है, यानी किस तापमान में मिट्टी का विकास धीरे धीरे होती है? तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो रुकिए, आगे क्वेश्चन और भी है क्या? ऊर्जा के पिरामिड का आकार का क्या महत्व है? तो हमेशा याद रखिए, ऊर्जा का पिरामिड बनाएगा तो इस टाइप से आप लोग का होता है ना। ये आप लोग का होता है टर्सरी होता है, ये आप लोग देखिए, ये होता है प्रोड्यूसर, क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। क्लियर है? ये आप लोग का प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, इसके बाद आप लोग का टर्सरी जाता है, इस टाइप से जाता है। शुरू में यहाँ पे हाई एनर्जी होता है, फिर एनर्जी होता है, लास्ट में क्या होता है, लो होता है। यानी कि जितना ऊपर जा रहा है ना, ये ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है, याद रखिएगा। देखिए मैं अगेन रिपीट, आप लोग को ऊर्जा का पिरामिड एक तो ट्रायंगुलर होता है, सबसे नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है जिसके पास हाई एनर्जी होता है, क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। उसके बाद आप लोग का प्राइमरी कंज्यूमर आता है, उसके बाद आप लोग का सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, उसके बाद आप लोग टर्सरी, और टर्सरी में सबसे लो आप लोग का एनर्जी होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका अर्थ है ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, किस तापमान में मिट्टी का विकास धीरे धीरे होता है? तो अल्टीमेटली देखिए, गर्मी में भी होता है, अति बर्फीला मौसम में, ठंड में होता है, उपरोक्त में से सभी कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर गैर खतरनाक, क्या लिखिए, गैर खतरनाक। चलिए तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का आंसर में कन्फ्यूजन है तो आप लोग देख के मैच कर सकते हैं, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आज मैं आप लोग के सामने सेट नंबर टोटल 9 को पूरा बता दिया हूँ। क्लियर है? अब कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले आप लोग देखे होंगे मैं सेट नंबर 8 को ही बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, आप लोग को मैं हमेशा करंट अफेयर के रूप में भी बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। और देखिए मैथ्स को भी बता रहा हूँ, सोशल साइंस वाले भी जो सब्जेक्ट उसको भी बता रहा हूँ, मैथ्स साइंस को भी मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो सारी चीज़ को मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ। क्लियर है? कुछ कमी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। और नाम जानना चाहते हैं तो आप लोग के सामने मेरा नाम ये है, और कांटेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंड तो हमारा कांटेक्ट नंबर जान लीजिए, क्या 9852426772, आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार।